Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट कीजिए. I will try my best to upload it. Thank you. Let's start. च6 माहेश्वरी के मन में बच्चे को लेकर फीलिंग और 2 दिन बाद. अब तक मिसेज मोहिनी की आखिरी बात सुन मिस्टर पुरुषोत्तम की नजरें झुक गई और मिसेज मोहिनी को उनका जवाब भी मिल गया. उनकी आंखों में अभी तक जो चमक थी वह दुख में बदल गई और वह मिस्टर पुरुषोत्तम के गले लगरोते हुए बोली, हम अखिल को इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे. उसने हमसे हमारा पोता छीन लिया. मिस्टर पुरुषोत्तम मिसेज मोहिनी को रोते हुए देखा. उन्हें चुप करने की कोशिश करने लगे. अब आगे. कैलिफोर्निया, यूएसए. आर्यव अमेरिका के अपने हेड ऑफिस के अपने केबिन में बैठा अपने फोन को घूर रहा था जिसे उससे थोड़ी देर पहले काटा था. उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे पर उसकी आंखों में बहुत सारे मिक्स इमोशन थे. उसने अपने असिस्टेंट अरुण को अपने केबिन में बुलाया. थोड़ी देर बाद अरुण आर्यव के केबिन में सिर झुकाकर खड़ा था और आर्यव अपने केबिन के ग्लास वॉल के पास 3 पीस सूट, एक हाथ अपनी पेंट की जेब में डाले दूसरे हाथ से सिगरेट की कश लेते हुए अपनी काली क्रिस्टल आंखों से शहर को देख रहा था. वह बिना पीछे मुड़े अरुण से बोला, अरुण इंडिया के लिए फ्लाइट रेडी करो, हम इंडिया जा रहे हैं और वह भी हमेशा के लिए. हमारा मेन हेडक्वार्टर भी इंडिया शिफ्ट करो. उसके यह ऑर्डर देते ही अरुण सदमे में जा चुका था. वह अपनी आवाज में हैरानी को छुआ न सका और हैरानी से पूछ पड़ा, सर हम इंडिया जो रहे हैं. उसका सवाल सुन आर्यव पीछे बढ़ा और अपनी ठंडी नजरों से उसे देख बोला, क्यों तुमने कुछ और सुना क्या? नहीं नहीं सर, मैंने यही सुना कि हम इंडिया जा रहे हैं, पर अचानक क्यों? अरुण बोला. उसकी यह सवाल पूछ पर आर्यव अपने सिगरेट का कश लेते हुए अपने डेस्क की ओर बढ़ा और अपने आलीशान चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि अब खेल शुरू करने का वक्त आ गया है. उसकी बात सुन अरुण के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई और वह सिर झुकाकर यस सर बोल वहां से तैयारी करने चला गया. वही आर्यव अपनी सिगरेट को बुझाते हुए मन ही मन कुछ सोच शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा. 0/0 0/0 दिल्ली, इंडिया. होटल सनशाइन के एक रूम में गायत्री सिंह अपने 5 स्टूडेंट को कथक की प्रैक्टिस करवा रही थी जिस कंपटीशन में माहेश्वरी ने पार्टिसिपेट किया था. दरअसल वह नेशनल कथक कंपटीशन था जो साल में सिर्फ एक ही बार होता था. गायत्री सिंह के 5 स्टूडेंट इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड हुए थे पर फाइनल राउंड तक आते आते सभी एलिमिनेट हो चुके थे और अभी सिर्फ माहेश्वरी फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाइड कर गई थी. फाइनल राउंड सिर्फ 3 नृत्यांगनाओं के बीच होना था जिसमें से एक माहेश्वरी थी. माहेश्वरी अभी बेसिक कथक कर रही थी क्योंकि फाइनल राउंड में पहले से तैयार किया हुआ नृत्य नहीं किया जा सकता था बल्कि कंपटीशन के जज द्वारा फाइनल किए गए म्यूजिक पर ही कंपीटिटर्स को डांस करना पड़ता था. इसलिए माहेश्वरी बेसिक कथक कर रही थी. उसने शाम तक अपनी कथक की प्रैक्टिस की और जब वो प्रैक्टिस खत्म कर अपने रूम में जाने वाली ही थी कि तभी नैना और चित्रा ने उसे रोक दिया. उनके यूं रोकने पर माहेश्वरी ने अपनी एक भौं उठाकर उन्हें देखा जैसे पूछ रही हो, रास्ता क्यों रोक रखा है तुम लोगों ने? उसका ऐसा रिएक्शन देख नैना और चित्रा को गुस्सा आ गया. नैना गुस्से में बोली, तुमने गुरु माँ से हमारी शिकायत की, तुम्हारी वजह से गुरु माँ ने हमें आज डांट लगाई. उसकी बात सुन माहेश्वरी ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए, तो क्या तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया? तुम भूल गई? तुम लोगों की वजह से मैं आधी रात को होटल वापस लौटी और तुम्हारी वजह से मैंने गुरु माँ से डांट खाई. क्या भूल गई तुम दोनों? चलो भूल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ. कल शाम वह तुम दोनों ही थे जो मुझे मेरे फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो जाने की खुशी में मुझे पार्टी देने लेकर गए थे और वहां से तुम मुझे बिना बताए होटल वापस आ गए और मुझे वहां अकेले छोड़ दिया. और रात को तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलती तो मैं घर कैसे आती? वह तो महादेव की कृपा से मुझे सही टाइम पर टैक्सी मिल गई, वरना तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात बाहर रहना पड़ता. आखिरी बात बोलते बोलते माहेश्वरी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलकने लगा. वही उसकी बात सुन नैना और चित्रा को भी उनकी गलती पता चल गई पर फिर भी वह दोनों मानने नहीं वाली थी बिकॉज उन्हें माहेश्वरी की खूबसूरती से पहले ही जलन होती थी. उन्होंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उन्हें माहेश्वरी के फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो जाने से बहुत जलन हुई और वह बस उसके साथ छोटा सा प्रेम करना चाहते थे. उन दोनों ने अपने चेहरे पर एक इरिटेटिंग लुक लाते हुए माहेश्वरी को देखा और मुंह बनाकर वहां से चली गई. उनका ऐसा रिएक्शन देख माहेश्वरी तो हैरान रह गई. मतलब गलती उन्होंने की थी और वही उसे देख मुंह बना रही थी. नैना और चित्रा को देख वह खुद से बोली, वाह क्या जमाना आ गया है, आज पहली बार किसी मुहावरे को सच होता देख रही हूँ. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उसने ना में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई.
कमरे में जाते ही उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई और उसकी आवाज़ सुन उसे याद आया उसके साथ अब इस कमरे में एक बच्चा भी रह रहा है। वह जल्दी से उस बच्चे के पास गई पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। पर तभी उसे कुछ स्मेल आई। उसने उस बच्चे को ध्यान से पलट कर देखा तो उसने अपना डायपर गंदा कर लिया था। माहेश्वरी ने बच्चे का डायपर बड़े ही ध्यान से बदल दिया और उसे एक नया डायपर पहना दिया, पर बच्चे का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ये देख वह खुद से बोली, यार अब ये बेबी चुप क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इसका डायपर तो चेंज कर दिया, कहीं इसे भूख तो नहीं लगी? ये सोच उसने दूध को गर्म किया और बोतल में भर उसे पिलाने लगी। थोड़ी देर दूध पीने के बाद वह बच्चे शांत हो गया। ये देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बच्चे को देख बोली, अच्छा बच्चू, तो तुम्हें भूख लगी थी इसलिए रो रहे थे? वैसे तुम्हें इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? आज दिन भर मैंने कितनी ही बार तुम्हें दूध पिलाया, कितना खाते हो तुम? उसकी बात सुन वह बच्चा अपनी नीली आंखों से माहेश्वरी को देखते हुए अचानक से हंसने लगा, जैसे उसकी बात पर वह हामी भर रहा हो। उसकी यह हरकत देख माहेश्वरी के चेहरे पर भी एक बहुत अच्छी मुस्कान आ गई। वह उस बच्चे को देख बोली, बेबी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद हम दोनों खेलेंगे, ओके? उसकी बात सुन बेबी ने अपनी पलकें झपका दी। ये देख उसने बच्चे के माथे पर एक किस किया और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर बच्चे के पास आई और उसके साथ खेलने लगी। ऐसे ही खेलते खेलते उसे शाम से कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब उसका फ़ोन बजा तब उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा और उसे एहसास हुआ कि रात हो चुकी है और बच्चे के साथ खेलने के चक्कर में तो सब भूल ही गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके घर से वीडियो कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो सामने उसकी पूरी फैमिली बैठी उसे देख रही थी। वह सभी को देख मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम बड़े डैड, डैड, बड़ी मॉम, मॉम, श्री भाई, देव भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उसका सवाल सुन दूसरी तरफ से मिस्टर अभिनंदन बोले, हम सब तो ठीक है, पर हमारी राजकुमारी कैसी है और कंपटीशन के लिए उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास बड़े डैड, और आप तो जानते हैं ना कि माहेश्वरी राठौर किसी कंपटीशन में भाग ले और उसे न जीते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बोल माहेश्वरी गर्व से मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुन देव बोला, हाँ हाँ, तुम ही तो हो दुनिया में सबसे खास, और नहीं तो क्या देव भाई, आप श्री भाई से पूछ लो भला, इस पूरी दुनिया में माहेश्वरी राठौर से खूबसूरत, टैलेंटेड और यूनिक कोई हो और हो सकता है? माहेश्वरी बोली। उसकी इस बात पर उसकी पूरी फैमिली हंसने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद माहेश्वरी ने अचानक से अपने एक हाथ से सिर पर मारते हुए बोली, ओह शिव, मैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गई। उसके ऐसे रिएक्शन पर सभी के कान खड़े हो गए, क्योंकि माहेश्वरी जब भी यह बोलती थी कि उन्हें उसे एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तब तब वह उनके सिर पर एक बॉम्ब फोड़ देती थी। उसकी बात सुन मिसेज श्वेता बोली, वह तो ठीक है, पर मही तुम्हें जो भी बात बताना है बता लेना, बट तुम अपना हाथ सिर पर मरने वाली आदत कब बदलने वाली हो? ओफो मॉम, आप जानती है ना यह अपने आप हो जाता है, मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ। वैसे आप इन सब चीज़ों को छोड़िए, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ उस पर ध्यान दीजिए। माहेश्वरी यह बोल बड़े ही सीरियस वे में अपनी पूरी फैमिली को देखने लगी। पूरी राठौर फैमिली भी दिल थाम के माहेश्वरी को ही देख रहे थे। फिर माहेश्वरी ने ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट न करते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, वह कल मुझे कचरे के डब्बे में बहुत ही प्यार और क्यूट बेबी मिला तो मैं उसे लेकर पुलिस स्टेशन गई और मैंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी है। ये बोल वह मुस्कुराने लगी। वही उसकी यह बात सुन उसकी पूरी फैमिली एक राहत के साथ उसे देख रहा था कि कम से कम इस बार उनके सिर पर कोई बॉम्ब नहीं फूटा। तभी माहेश्वरी आगे बोली, पर तब तक वह बेबी मेरे साथ ही रहेगा। उसका ये बोलना ही था कि सभी एक साथ चिल्लाकर बोले, क्या एक बच्चा तुम्हारे साथ है? ओहो, आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अब उस बच्चे को मैं अनाथ आश्रम तो नहीं भेज सकती थी ना, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो वैसे भी दिल्ली के अनाथ आश्रमों का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं भेजा और उसे अपने साथ रख लिया। अब इसमें इतना शौक होने वाली कोई बात नहीं है, माहेश्वरी बोली। उसकी यह बात सुन मिसेज जानवी बोली, शौक होने वाली बात कैसे नहीं है मही बेटा, तुम्हें बच्चे को पालना नहीं आता है। अगर तुम उसे अनाथ आश्रम भेज देती तो वहाँ के एक्सपीरियंस केयरटेकर उसका ध्यान रख लेते, लेकिन तुम्हें बच्चे का ध्यान रखना नहीं आता। अभी तुम हो ही कितनी, 18 साल की ही तो हो, 18 साल की एज में तुम्हें बच्चा संभालना थोड़ी आएगा। उनकी बात सुन माहेश्वरी मुंह बनाते हुए बोली, क्या बड़ी मॉम, आप माहेश्वरी राठौर को अंडरएस्टिमेट कर रही है? मुझे बच्चे को संभालना बहुत अच्छे से आता है और आप जानते हैं वह बच्चा भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहा है। पर क्या? मिस्टर अरविंद उसके अचानक से रुकने पर बोल पड़े। अपनी डैड के सवाल का जवाब देते हुए माहेश्वरी अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लिए बोली, पर पता नहीं क्यों
मुझे सच में नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी उस बच्चे को देखती हूँ ना, उसकी तरफ एक अलग सा कनेक्शन फील होता है, जैसे उसके और मेरे बीच बहुत ही गहरा रिश्ता हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर है आप जानते हैं, कल जब मैं उसे अपने साथ होटल लेकर आए और मैंने उसे सुलाया तो मुझे बहुत सुकून मिला। आज सुबह जब मैं उसे नहला रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे पहले सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली थी ना, तो पता है वह बच्चे मुझे अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था, और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वह रोता है ना तो दिल में बहुत भारी सा लगता है, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरा ही अंश हो। अपनी आखिरी बात बोलते ही अचानक से माहेश्वरी खुद की सोच पर ही हंसते हुए बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है, वह मेरा अंश कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उसके और मेरे बीच जो कनेक्शन मुझे फील हुआ वह मुझे बहुत अच्छा लगा। वही उसकी बात सुन सभी ने बड़ा ही अजीब रिएक्शन दिया, पर मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता एक दूसरे की और हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वह इस कनेक्शन को जानते थे। यह एक माँ और एक बच्चे के बीच का रिश्ता होता है, उनके बीच का कनेक्शन होता है। जब उनके बच्चे छोटे थे तो उन्हें भी यही फील होता था, बट माहेश्वरी को एक अनजान बच्चे से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है ये तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने से इग्नोर कर दिया और माहेश्वरी को अच्छे से सोने को बोल और बच्चे की फोटो भेजने को बोल उन्होंने उसे गुड नाइट कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अपना फोन साइड में रख माहेश्वरी ने बच्चे की ओर मुड़कर देखा तो वह सो चुका था और उसके छोटे छोटे हाथों ने माहेश्वरी की एक उंगली को थमा हुआ था। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने बिना बेबी को डिस्टर्ब किए उसके बगल में लेट गई और बच्चे का चेहरा देखने लगी, और कब उस बच्चे का चेहरा देखते देखते उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। 0 0 बटा 0 0 बटा 0 0 बटा 0 2 दिन बाद होटल सनशाइन। अभी तक माहेश्वरी ने गायत्री सिंह और बाकी चारों लड़कियों को भी उस बच्चे के बारे में बता दिया था। इस वक्त सभी लोग स्वीट के लिविंग रूम में थे और बच्चे के साथ खेल रहे थे। वैसे तो नैना और चित्रा को माहेश्वरी से बहुत ही जलन थी, पर उस बच्चे की क्यूटनेस देखकर वह अपनी जलन भी भूल गए। वही माहेश्वरी को उस बच्चे से एक लगाव सा हो गया था। कभी कभी तो वह भूल ही जाती थी कि वह किसी और का बच्चा है, ना कि उसका, पर कर भी क्या सकते हैं, आखिर वह बच्चे था ही था क्यूट, जो अपनी नीली नीली आंखों से सभी को प्यार से देखता रहता था। पहले ही वह बच्चा छोटा था, पर फिर भी पता नहीं कैसे वह सिर्फ माहेश्वरी को ही प्यार से देखता था और बाकी सबको बड़े ही एटीट्यूड से देखता था। ये सब देखकर गायत्री सिंह और बाकी चारों लड़कियों हैरान रह जाती थी कि 3 दिन का बच्चा उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा है, पर जो भी हो बेबी था बड़ा क्यूट। चारों लड़कियां बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी गायत्री सिंह बोली, चलो लड़कियों, हमें डांस प्रैक्टिस के लिए दूसरे रूम में जाना है। अपने गुरु माँ की बात सुन सभी लड़कियां अपनी गुरु माँ को देखा बोली, गुरु माँ, क्या हम बेबी को भी अपने साथ ले चले, वह भी डांस देख लेगा ना? बिल्कुल भी नहीं, गायत्री सिंह नाम गंभीर लहजे में बोली। उनकी बात सुन सभी लड़कियों ने गायत्री सिंह से बहुत रिक्वेस्ट की, जिससे आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा और सभी बच्चे को लेकर डांसिंग रूम में चली गई। वहीं माहेश्वरी जब अपने रूम से तैयार होकर लिविंग रूम में आई तो वहां किसी को न पाकर वह हैरान रह गई। वहां पर सिर्फ उनकी गुरु माँ थी, तो वह गुरु माँ को देख बोली, गुरु माँ, बेबी और बाकी सभी लड़कियां कहाँ हैं? कहाँ होगी? डांसिंग रूम में है और तुम्हारे बच्चे को भी लेकर गई है, गायत्री सिंह बोली। उनकी बात सुन माहेश्वरी ने नामे से हिला दिया, क्योंकि आजकल वह चारों लड़कियों का उसकी तरफ अच्छे से पेश आना और बेबी से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नए नए बहाने ढूंढना, इस हरकत की अब वह आदी होती जा रही थी। माहेश्वरी और गायत्री सिंह डांसिंग रूम की ओर गई और देखा तो चारों लड़कियां बेबी को डांस करके दिखा रही थी और बेबी उनका डांस देख मुस्कुरा रहा था। बेबी को यूं मुस्कुराते देख माहेश्वरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे गायत्री सिंह ने देख लिया। गायत्री सिंह के भी बच्चे थे, इसलिए उन्हें एक माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत अच्छे से पता था, और वही कनेक्शन वह माहेश्वरी और उस बच्चे के बीच में देख रही थी। उन्हें अब डर लग रहा था, जिस दिन इस बच्चे को इसका परिवार मिल जाएगा और माहेश्वरी इस बच्चे से अलग हो जाएगी, ना जाने उस दिन माहेश्वरी की क्या हालत होगी। पर अभी उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए माहेश्वरी की ओर मुड़ते हुए बोली, बाकी चारों के रिहर्सल तो होते ही रहेंगे, पर तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा फाइनल राउंड में सिलेक्शन हुआ है। मही, चलो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उनकी बात पर माहेश्वरी ने हाँ में सिर हिला दिया और प्रैक्टिस करने लगी। बाकी चारों लड़कियों ने भी अपनी प्रैक्टिस बंद कर ली और बेबी को अपनी गोद में पड़कर उसे माहेश्वरी का डांस दिखने लगी। अभी तक जो बच्चा उनका डांस देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था, माहेश्वरी को डांस करता देखा वह खिलखिलाने लगा और उसका ऐसा रिएक्शन देख चारों लड़कियों का मुंह बन गया। नैना बेबी को देख बाकी तीनों से बोली, पता नहीं क्यों लेकिन ये हमारे तरफ एकदम ओके ओके रिएक्शन देता है, लेकिन जब बात माहेश्वरी की आती है वह एक्साइटेड हो जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? नैना, हो सकता है माहेश्वरी को ये पहले मिला इसलिए उसकी तरफ इसका ज्यादा झुकाव हो। उसकी बात पर चित्रा उसे समझाते हुए बोली। उसकी बात पर बाकी दोनों लड़कियों ने भी हाँ में सिर हिला दिया। 0 0 बटा 0 0 बटा 0 0 बटा 0
शिमला, हिमाचल। स्वर्ग राठौर सदन। इस वक्त घर के अंदर किचन में मिसेज श्वेता दूध उबाल रही थी, पर उनका ध्यान किसी और तरफ ही था। तभी मिसेज जानवी किचन में आई तो उन्होंने मिसेज श्वेता को यूं खोया खोया देख हैरानी हुई। तभी उनका ध्यान गैस पर रखे दूध पर गई, जो उबलकर बर्तन से बाहर गिर रही थी। वह जल्दी से मिसेज श्वेता के पास आए और गैस को बंद कर दिया। उनके इस तरह आने से मिसेज श्वेता भी होश में आए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उनके चेहरे पर अभी भी चिंता थी। मिसेज जानवी ने मिसेज श्वेता को पकड़कर लिविंग रूम में लेकर गई और सोफे पर बिठाते हुए पानी का गिलास उसके हाथ में थमा दिया और बोली, श्वेता पहले से पी लो। मिसेज श्वेता ने भी बिना कुछ कहे पानी पी लिया। उनके पानी पी लेने के बाद मिसेज जानवी उनके कंधे पर हाथ रख पूछ बैठी, श्वेता क्या बात है, तुम आजकल बहुत परेशान नजर आती हो। जब से मही ने बताया है कि वह एक बच्चे को अपने साथ रख रही है, तुम तब से ही परेशान हो। आखिर बात क्या है? यही तो बात है ना दीदी, उसने एक बच्चे को अपने पास रखा है, मिसेज श्वेता परेशानी से बोली। पर उसकी बात मिसेज जानवी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, इसलिए वह कंफ्यूज चेहरे के साथ पूछ बैठी, पर श्वेता ये तो अच्छी बात है ना कि वह किसी की मदद कर रही है। हाँ दीदी मैं जानती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि वह किसी की मदद कर रही है, पर क्या आप देख नहीं पा रही कि वह उस बच्चे से जुड़ती जा रही है? आपने उसकी आंखों में वह चमक नहीं देखी क्या? उसका लगाव नहीं देखा? उस बच्चे और मही में जो कनेक्शन है, क्या उसे नहीं देख रही? आप अच्छे से जानती है ये कनेक्शन क्या है। ये वही कनेक्शन है जो एक माँ और बच्चे के बीच होता है, और यह मुझे मही और उस बच्चे में दिख रहा है। जिस दिन उस बच्चे को उसका परिवार मिल जाएगा, उस दिन वह मही से अलग हो जाएगा। उस बच्चे को तो उसका परिवार मिल जाएगा, पर मही उसका क्या होगा? दीदी एक अनाथ होने के कारण मैं जानती हूँ कि अपने माँ बाप न होने का दुख क्या होता है, पर जब मैं माँ बनी तब मैंने जाना कि जब बच्चे माँ से दूर चले जाते हैं ना, तो कितना दर्द होता है, और मैं मही को उस दर्द से गुजरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ दीदी, मिसेज श्वेता बोली। मैं जानती हूँ श्वेता, तुम ये सब नहीं चाहती हो, पर यह भी तो हो सकता है ना कि तुम गलत सोच रही हो। मही बस 3 दिन पहले ही उस बच्चे से मिली है, और वह बच्चा भी 3 दिन का ही है। भला 3 दिन में किसी के बीच इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, मही इस बात को अपना लेगी कि वह बच्चा उसका नहीं है, वह उसकी माँ नहीं है, और उसे खुशी भी होगी जब उस बच्चे को उसकी असली माँ मिल जाएगी, मिसेज जानवी मिसेज श्वेता को कंसोल करते हुए बोली। भले ही वह ये सब मिसेज श्वेता को दिलासा देने के लिए बोल रही थी, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी मिसेज श्वेता की बातें सही लग रही थी। 0.0/0/0/0 मुंबई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड हुआ, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह किसी का प्राइवेट प्लेन है। उस प्लेन की लैंड होते ही वहां बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियां रुकी, जिनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने, जिनके सीने पर ब्लू कलर का लोगो बना बैज था। बहुत सारे बॉडीगार्ड उतरे, जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी के गन थे। वह सब एक कतार में सिर झुकाकर खड़े हो गए। वहीं कुछ लोग जो किसी दूसरे फ्लाइट से उतर रहे थे, उन्होंने भी यह सीन देखा और वह हैरान रह गए। वह सोच में पड़ गए कि यहाँ पर कौन आया है। तभी उन सभी पैसेंजर में से एक ने एक एयर होस्टेस से पूछा, मैम यहाँ पर ऐसा कौन आया है जिसे परमिशन मिल गई अपने गार्ड को यहाँ पर लाने की? उनकी बात सुन एयर होस्टेस ने बड़े ही पॉलिटली जवाब दिया, क्या आप उन बॉडीगार्ड्स के सीने के ब्लू बैजेस नहीं देख सकते? एयर होस्टेस के ये बोलते ही सभी पैसेंजर ने उन बॉडीगार्ड के सीने के ब्लू बैजेस देखे। तभी उन पैसेंजर में से कोई एक हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, ये तो राजवंश फैमिली के बैज है ना। अचानक से ऐसा कौन आ गया जिसके स्वागत के लिए राजवंश फैमिली ने अपने इतने सारे बॉडीगार्ड को यहाँ भेज दिए? उस पैसेंजर की बात सुन भीड़ में खड़ा एक दूसरा पैसेंजर बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये राजवंश फैमिली के बैजेस नहीं है क्या? आपको नहीं पता? उसकी बात सुन सभी लोग हैरानी से उस लड़के को देखने लगे, जो बड़ा ही स्टाइलिश और एक टीनेजर लग रहा था। उसे देखकर लग नहीं रहा था उसे बाकी सब चीजों के बारे में जानकारी है। दूसरों की ऐसी नजरों को देख वह लड़का गर्व से बोला, आप सब मुझे ऐसे मत देखो जैसे मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है ये राजवंश फैमिली के गार्ड नहीं है, क्योंकि राजवंश फैमिली कोई भी लोगो यूज नहीं करती, और यह कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, ये पर्सनल गार्ड है। और आप सबको पता होना चाहिए, पूरे एशिया में ब्लू बैजेस वाले पर्सनल गार्ड जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ही सारे राउंड के बाद जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट बिजनेसमैन मिस्टर आर्यव राजवंश के पास है। भले ही वह राजवंश फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि उनके और राजवंश फैमिली के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। उन्होंने तो एक बार पब्लिकली यह भी बोला है कि उनका राजवंश फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए अगर आपने उनके सामने जाकर यह कहा कि यह राजवंश फैमिली के गार्ड है, तो वह आपकी जीभ काट देंगे, क्योंकि उन्हें नफरत है इस बात से कोई उन्हें राजवंश फैमिली से कनेक्ट करे। और वैसे भी राजवंश फैमिली इसीलिए इतनी फेमस है क्योंकि आर्यव राजवंश उनसे कनेक्ट है, भले ही वो पब्लिकली कुछ भी कहे। और राजवंश फैमिली में ऐसे कमाल के पर्सनल गार्ड
किसी के पास नहीं है पर्सनल गार्ड तो छोड़ो, ऐसे कमाल के सिक्योरिटी गार्ड भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि यह सब आर्यव राजवंश के ट्रेनिंग कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं, जो किसी भी देश के मिलिट्री से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है। उसकी बात सुन उनमें से एक लड़की कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ये लड़का ठीक कह रहा है, मैंने भी सुना है कि आर्यव राजवंश के पास एक सीक्रेट आर्मी है, इसीलिए तो सब लोग उससे इतना डरते हैं। पर वह तो हमेशा फॉरेन में ही रहे हैं ना, अचानक से इंडिया कैसे आ गए? क्या वह अब इंडिया में ही रहने वाले हैं? वो सब बातें ही कर रहे थे कि तभी सभी एयर होस्टेस उतरी और उन्हें आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि वह सभी वहां पर खड़े खड़े भीड़ लगा चुके थे। सभी के वहां से निकल गए। तभी उस प्राइवेट प्लेन का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहने बड़े ही स्टाइल में उतरा। ये था आर्यव राजवंश और उसके पीछे उसका असिस्टेंट अरुण और उसका दोस्त निखिल जिंदल भी उतरा। तारांकन, क्या उस बच्चे का परिवार उसे मिल जाएगा? तारांकन, वह बच्चा किसी और के होने के बाद भी क्यों माहेश्वरी और उसके बीच माँ बेटे का रिश्ता बन रहा है? तारांकन, किस खेल को शुरू करने वाला है आर्यव और क्या मकसद है उसका? च7 आर्यव आया इंडिया और वायु अब तक। उसकी बात सुन उनमें से एक लड़की कुछ सोचते हुए बोली, हाँ ये लड़का ठीक कह रहा है, मैंने भी सुना है कि आर्यव राजवंश के पास एक सीक्रेट आर्मी है, इसीलिए तो सब लोग उससे इतना डरते हैं। पर वह तो हमेशा फॉरेन में ही रहे हैं ना, अचानक से इंडिया कैसे आ गए? क्या वह अब इंडिया में ही रहने वाले हैं? वो सब बातें ही कर रहे थे कि तभी सभी एयर होस्टेस उतरी और उन्हें आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि वह सभी वहां पर खड़े खड़े भीड़ लगा चुके थे। सभी के वहां से निकल गए। तभी उस प्राइवेट प्लेन का दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहने बड़े ही स्टाइल में उतरा। ये था आर्यव राजवंश और उसके पीछे उसका असिस्टेंट अरुण और उसका दोस्त निखिल जिंदल भी उतरा। अब आगे। तभी उनमें से एक पर्सनल गार्ड आगे आया और आर्यव के आगे सिर झुकाकर बोला, सर आपने जो कहा था हमने वह हो गया है। उसकी बात सुन आर्यव शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी गुड, लेट्स प्ले द गेम। अब एक एक का हिसाब होगा। मेरे साथ गलत करते तो माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरे अपने को चोट पहुंचाई, इसके लिए तुम्हें हिसाब देना ही होगा। तुम लोगों ने मुझे सही साबित किया है, इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में नफरत और बदले की आग के सिवा और कुछ नहीं था। उसे ऐसे देख अरुण और निखिल को उसके लिए बुरा लग रहा, पर उससे भी ज्यादा उन्हें उनके दुश्मनों पर तरस आ रहा था, क्योंकि अब आर्यव राजवंश लौट चुका था और वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसे यूं देख निखिल अपने मन ही मन बोला, तुम लोगों की वजह से आज मेरा दोस्त क्या से क्या बन गया। गलती तुम लोगों ने की, लेकिन उसका फल मेरे दोस्त को मिला, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ये सोच उसने एक गहरी सांस ली और आर्यव को देखने लगा। आर्यव ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और एयरपोर्ट से बाहर की ओर बढ़ गया। उसके पीछे सभी उसे प्रोटेक्शन देते हुए चल पड़े। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सभी गाड़ी में बैठ अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। 0-0-0 0-0 राजवंश मेंशन, मुंबई। मेंशन में इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे कि तभी उनका एक सबॉर्डिनेट आया और मिस्टर पुरुषोत्तम के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसे अचानक आता देख आर्यन को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से उस सबॉर्डिनेट से बोला, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी चली जाए? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ब्रेकफास्ट करते वक्त हम सबको डिस्टर्ब करने की? वह आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही मिस्टर पुरुषोत्तम ने उसे डांट कर चुप कर दिया। तुम चुप रहो नालायक बच्चे, वह तुम्हारा नहीं मेरा सबॉर्डिनेट है और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरे लोगों को डांटो, इसलिए आइंदा से अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखना। मिस्टर पुरुषोत्तम की बात सुन आर्यन को एहसास हुआ कि उसने अपने ही दादाजी के सबॉर्डिनेट को डांट दिया है और उनके दादाजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके लोगों को कुछ भी कहे, चाहे वह उनकी फैमिली ही क्यों ना हो। इसीलिए वह अपनी गलती सुधारते हुए जल्दी से बोला, आई एम सॉरी दादाजी, वह मैं अपने बच्चे के खो जाने से गुस्से में था, इसलिए गलती हो गई। उसकी बात सुन मिस्टर पुरुषोत्तम थोड़े से नर्म पड़ गए और नर्म भाव से बोले, हम सब अपने खानदान के पहले पर पोते के खो जाने से दुखी है, पर हम सब ने अपना धीरज नहीं खोया। तुमसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि तुम भी अपना धीरज बनाए रखो। जी दादाजी, जैसा आप कहें, आर्यन बोला। उसकी बात सुन मिस्टर पुरुषोत्तम ने उस पर से ध्यान हटाया और अपने सबॉर्डिनेट की ओर मुड़ पूछा, बात क्या है जो तुम्हें यहाँ अचानक से ऐसे आना पड़ा? उनके सवाल का जवाब देते हुए वह सबॉर्डिनेट सिर झुकाकर बोला, ओल्ड मास्टर, अभी हमें खबर मिली है कि यंग मास्टर फॉरेन से लौट आए हैं। वह थोड़ी देर पहले ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे डाइनिंग टेबल पर शून्यता छा गया। किसी की आंखों में खुशी तो किसी की आंखों में गुस्सा तो किसी की आंखों में पछतावा दिख रहा था। 2 मिनट के लिए तो चारों तरफ शांति छा गए। तभी सभी के कानों में मिसेज मोहिनी की खुशी से भरी आवाज गई, क्या सच में? क्या मेरा छोटा आर्यव, मेरा आयु लौट आया है? 10 साल
10 साल हो गए उसे देखे हुए, तुमने कहा वह थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पर नजर आया है ना, जरूर वह घर की ओर आ रहा होगा, मुझे उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। रमा जाओ, आरती की थाली तैयार करो और उसका कमरा भी साफ कर दो, उसे खाने में खीर और बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। गोकुल तुम सामान निकालो, मैं अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी। ये सब बोलते हुए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह अपनी जगह से खड़े होकर जाने ही लगी थी कि तभी मिस्टर पुरुषोत्तम बोल पड़े, वह यहाँ नहीं आ रहा है। अपने पति की बात सुन मिसेज मोहिनी अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी, पर इस वक्त उनकी आंखों में खुशी के नहीं दुख के आंसू थे। वह जानती थी कि उनका पोता अब घर नहीं आएगा, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद थी, पर सच तो सच होता है और उसे अपनाना ही पड़ता है। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देख मिस्टर पुरुषोत्तम अपनी जगह से खड़े हुए और मिसेज मोहिनी को अपने गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही मिसेज मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। वही यह सब देख मिसेज कामिनी और आर्यन को गुस्सा आ रहा था। मिसेज कामिनी मन ही मन बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया ये सब पाने के लिए, अपने बेटे को सब कुछ देने के लिए, लेकिन जैसे उस कमीनी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसी तरह उसका बेटा भी मेरे बेटे से सब कुछ छीनने चला है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उसे पिछली बार की तरह आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस बार मैं उसे किसी भी कीमत पर मौत के घाट उतार फेंकूंगी और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की हो जाएगी। इस दुनिया में आर्यव राजवंश का कोई नाम नहीं रहेगा, सब लोग सिर्फ मेरे बेटे आर्यन राजवंश को जानेंगे। ये सब सोच वह मन ही मन मुस्कुराए। वही आर्यव ने भी गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली। अपनी मां को रोते हुए देख मिस्टर अखिल और मिस्टर अनिल को बहुत बुरा लग रहा था। मिसेज अंजलि अपनी सास को चुप करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी सभी के कानों में एक गुस्से भरी आवाज गूंजी है, और यह किसी और की नहीं बल्कि मिसेज मोहिनी की थी, जो मिस्टर अखिल की ओर देखकर गुस्से से बोल रही थी, मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुम जैसा नालायक बेटा पैदा किया। मैं सोचती हूँ कि तुम पैदा होते हैं मर क्यों नहीं गए, कम से कम मेरी कोख को तो कलंकित नहीं करते। पर फिर मैं सोचती हूँ अगर तुम मर गए होते तो मुझे आर्यव जैसा प्यारा पोता कैसे मिलता। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना अखिल, तुमने जो मेरे पोते के साथ और मेरी बहू के साथ किया था ना, उसके लिए मैं यानी तुम्हारी माँ तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये बोल वह वहां से अपने रूम में चली गई। वहीं उनकी बात से मिस्टर अखिल स्तब्ध रह गए। वह अभी भी यही सोच रहे थे कि उनकी माँ ने अभी अभी क्या कहा। उन्हें शर्म आ रही थी क्योंकि वह उनका बेटा था। मिस्टर अखिल की आंखों में अपनी मां की बात सुन आंसू आ गया और वह अपने पिता को देखने ताकि उनकी मां ने अभी अभी जो कहा उनके पिता उसे झुठला दे। पर जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता से मिली तो मिस्टर पुरुषोत्तम ने भी उससे अपनी नज़रें फेर ली, पर एक पल के लिए ही सही, पर मिस्टर अखिल ने अपने पिता की आंखों में देखा जरूर था और उसे उन आंखों में खुद के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आई। ये देख उनकी आंखें झुक गई और दोनों हाथों की मुठियां कस गई। वह खुद से मन ही मन बोले, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज मेरे माता पिता मुझसे नफरत करते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों माँ बेटे हो। माँ तुम मर गई, लेकिन बेटे को मैं खुद अपने हाथों से मार डालूंगा। अपने भाई की हालत देख मिस्टर अनिल उन्हें संभालते हुए बोले, भैया आप माँ पापा की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वह लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, आप छोड़िए सब बातों को। अपनी छोटी बेटे की बात सुन मिस्टर पुरुषोत्तम को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोले, अनिल बेटा, तुम्हारे बड़े भाई ने जो किया उसके बाद मैं तुमसे तो थोड़ी समझदारी की उम्मीद कर सकता था, लेकिन अब मुझे वह भी नजर नहीं आ रहा। अपने पिता की बात सुन मिस्टर अनिल ने अपना सिर झुका लिया और हिम्मत करके बोला, पर पापा भैया हमारे अपने हैं और आप पिछले 20 सालों से भैया से सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि उन्होंने। चुप रहो, अपनी जबान पर लगाओ तुम। मुझे आज तुम दोनों पर शर्म आ रही है। तुम्हारा भाई तुम्हारा अपना है, क्या इसके लिए तुम उसके गलत में भी साथ दोगे? उसने जो किया उसकी इस दुनिया में कोई माफी नहीं है। उसने किसी का विश्वास तोड़ा, किसी का दिल तोड़ दिया। वह ना एक अच्छा पति बन पाया जिंदगी में और ना ही एक अच्छा पिता। ऐसे बेटे से मैं एक अच्छा बेटा बनने की उम्मीद नहीं रखता। मिस्टर पुरुषोत्तम गुस्से से बोले। उनकी बात सुन कुछ देर के लिए फिर शांति छा गई और इस शांति को चीरते हुए मिस्टर पुरुषोत्तम फिर बोले, वैसे इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि आर्यव इंडिया आने वाला है और वह अब आ चुका है। हमारे पर पोते को ढूंढने में अब वही हमारी मदद कर सकता है और उम्मीद करो कि उसे वह मिल जाए, क्योंकि अगर उसे नहीं मिला तो समझ लेना किसी को भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जितना हो सके उससे उतना दूर रहने की कोशिश करना, क्योंकि अब वह हमारे राजवंश परिवार का बेटा नहीं है बल्कि राजवंश इंडस्ट्रीज का मालिक बन चुका है, हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल। अगर इस बार उसे गुस्सा आ गया तो हो सकता है वह तुम सबसे अपना पुराना हिसाब भी ले, इसलिए संभाल कर। ये बोल वह वहां से चले गए। वहीं उनकी बात सुन एक पल के लिए सभी के दिल में डर सा बैठ गया, पर वह सब लोग आदी थे आर्यव को अपने पैरों तले कुचलने के, इसलिए जल्द ही उनके अंदर का डर भी खत्म हो गया। उन्हें लगा कि जैसे पहले वह उसे कुचलते थे अभी वह उसके साथ वैसा ही कर सकते हैं, पर शायद इस बार उन्हें थोड़ा संभलना पड़ सकता था।
जहां डाइनिंग टेबल पर यह सब बातें हो रही थी वही दो लोग और भी थे जिन्हें बहुत खुशी हुई आर्यव के इंडिया लौट आने से। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि आहिल और रूहानिका थे। उन दोनों को बचपन से ही अपने भाई आर्यव से बहुत लगाव था, पर उनके परिवार ने कभी उन्हें आर्यव के करीब जाने नहीं दिया और न ही कभी आर्यव ने उन्हें अपने करीब आने दिया। लेकिन इस बार वह अपने भाई को जीत कर रहेंगे, ये सोच वह एक दूसरे को देख मुस्कुराए। 0:0/0 होटल सनशाइन, दिल्ली। माहेश्वरी अपने रूम में बच्चे और बाकी चारों लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। सभी बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी चित्रा बोली, वैसे माहेश्वरी, यह बच्चा तुम्हारे पास 3 दिनों से और तो तुमने इसका कोई नाम क्यों नहीं रखा? उसकी बात सुन माहेश्वरी उदास होते हुए बोली, मैं इसका कोई नाम नहीं रख सकती क्योंकि यह अधिकार नहीं है मेरे पास। उसकी बात सुन नैना हंसते हुए बोली, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन से अधिकार नहीं है तुम्हारे पास? मैं ना तो इसकी माँ हूँ और ना ही इसकी फैमिली और ना ही कोई पंडित जो कि इसका नामकरण करूँ। और वैसे भी नामकरण एक संस्कार होता है जो कि पूरे विधि विधान के साथ होना चाहिए ना, ऐसे ही हम इसे कुछ भी नाम थोड़ी दे सकते हैं, इसीलिए तो मैंने कोई नाम नहीं दिया, माहेश्वरी मासूमियत से बोली। उसकी बात सुन चारों लड़कियां उसे हैरानी से देखने लगी जैसे पता नहीं कहाँ से आए हो। उसकी बात सुन आलिया हंसते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो माहेश्वरी, आज के ज़माने में लोग अपने बच्चों का नाम उसकी जन्म से पहले ही सोचकर रख लेते हैं। लड़का हुआ तो ये नाम रखेगी, लड़की हुई तो ये रखेगी, यहाँ तक कि कपल तो अपना नाम मिक्स करके भी रखते हैं। हाँ माहेश्वरी, चलो ना बेबी का कोई अच्छा सा नाम रख देते हैं ताकि हम उसे नाम से बुलाए, राखी बोली। हम नामकरण ऐसे कैसे कर सकते हैं, वह भी बिना रिचुअल्स के, माहेश्वरी बोली। पर सबने उसकी बात को खारिज करते हुए इंसिस्ट किया कि बच्चे का नाम रखा जाए। सभी के जोर देने पर आखिरकार माहेश्वरी भी मान ही गई। उसके मान जाने पर सभी अलग अलग तरह के नाम देने लगे जिनमें से एक भी माहेश्वरी को पसंद नहीं आया। क्यों ना बेबी का नाम अयान रखा जाए, क्या बोलती हो? नैना बोली। बिल्कुल भी नहीं, माहेश्वरी बोली। तो फिर पंकज रख लेते हैं, चित्रा बोली। बिल्कुल भी नहीं, कुछ सोचते हुए माहेश्वरी बोली। तुम्हारा नाम माहेश्वरी है तो फिर महेश कैसा रहेगा? आलिया बोली। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, माहेश्वरी उस नाम को भी ना करते हुए बोली। ऐसे ही सभी ने बहुत सारे नाम दिए पर माहेश्वरी को एक भी पसंद नहीं आया। लास्ट में सब लोग थक हार कर माहेश्वरी से बोले, अच्छा ठीक है, तो तुम ही इसके लिए कोई एक अच्छा सा नाम दे दो। सबकी बात सुन माहेश्वरी ने एक नज़र उस बच्चे को देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुरा कर बोली, ये बच्चा मुझे रात में मिला था, जीने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसे देखते ही मुझे इस पर बहुत प्यार आया। इसकी हंसी हो या आंखें हो, दोनों ही बिल्कुल निश्चल है। मैं माहेश्वरी इस बच्चे के लिए कामना करती हूँ कि यह अपना पूरा जीवन स्वतंत्र पंछी की तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़े। मैं कामना करती हूँ कि इसका व्यक्तित्व पारदर्शी हो, यह अंदर से जो हो दुनिया के सामने भी इसका वही रूप हो, ये ताकतवर हो मन से भी, बुद्धि से भी और शरीर से भी। इसलिए इसका नाम वायु होगा, जो किसी की पकड़ में नहीं आता, इसलिए स्वतंत्र होगा। वायु किसी को दिखाई नहीं देती पर फिर भी उसका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसका व्यक्तित्व पारदर्शी होगा, सिर्फ एक ही चेहरा होगा। वायु बहुत शक्तिशाली होता है, एक बार अगर उन्हें क्रोध आ जाए तो वह शक्तिशाली बवंडर का रूप ले लेते हैं, इसलिए ये भी शक्तिशाली होगा। जब भी इसे क्रोध आएगा ये बवंडर बनकर सबका विनाश कर देता है। ये बोल वह मुस्कुराने लगी। बाकी लड़कियां भी खुश हो गई। तभी राखी बोली, माहेश्वरी, तुमने एक नाम रखने के लिए इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आया, और इससे भी तो अच्छे अच्छे नाम दिए थे हमने, तो तुमने वो क्यों नहीं चुना? उसकी बात सुन बाकी तीनों ने उसकी बात पर गौर किया क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे नाम उन्होंने सजेस्ट किए थे पर उसने कोई भी नहीं चुना। उनकी बात का जवाब देते हुए माहेश्वरी मुस्कुरा कर बोली, नाम वह चीज़ होती है जिससे दुनिया हमें पहचानती है। नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, इसलिए नाम ऐसा चुनो जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को दर्शाता हो। और सच कहूँ तो तुमने जितने भी नाम दिए थे उसमें से आधे से ज़्यादा के मतलब तो बहुत ही अजीब होते हैं, इसीलिए ऐसा नाम चुनना चाहिए जिसका मतलब सही हो। और आजकल के लोग जो एक दूसरे का नाम मिलाकर नाम बना लेते हैं, ऐसा नामों के तो मीनिंग भी नहीं होते हैं, और अगर कहीं नाम का अर्थ ढूंढने निकलोगे ना, उन नामों का तो कोई और ही निकल आएगा, या फिर ऐसे अर्थ होंगे जो बहुत ही बेकार होते हैं। हाँ, कुछ हो सकते हैं जिनके बहुत ही अच्छे अर्थ भी निकल जाए। इसलिए हमें हमेशा किसी भी बच्चे का एक ऐसा नाम रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, जैसे वायु का है। ये बोल वह मुस्कुराने लगी। वही वह छोटा बच्चा अपना नाम सुनकर बहुत मुस्कुराया, वह खिलखिलाने लगा। उसकी खिलखिलाहट देख, उसकी निश्चल मुस्कान देख पांचों के दिल में एक मिश्री सी खुल गई। पहले माहेश्वरी का इन चारों से कोई गहरा कनेक्शन नहीं था, नैना और चित्रा तो उसकी कट्टर दुश्मन भी, वही आलिया और राखी को उससे कोई मतलब ही नहीं था, पर वायु के आते ही उसके सारे दुश्मन उसके दोस्त बन गए। तारांकन क्या करने वाला है आर्यव, आखिर क्या है उसका प्लान?
तारांकन राजवंश परिवार और मिस्टर अखिल ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आर्यव उनसे नफरत करता है? तारांकन कौन है वायु? क्या है उसकी पहचान और कैसी होगी माहेश्वरी की आगे की जिंदगी वायु के आने के बाद? गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स कंटिन्यू। 8 आर्यव का एक्सीडेंट और इन्हें इनकी वाइफ लेकर आई थी। अब तक ये बोल वह मुस्कुराने लगी। वही वह छोटा बच्चा अपना नाम सुनकर बहुत मुस्कुराया। वह खिलखिलाने लगा। उसकी खिलखिलाहट देख, उसकी निश्चल मुस्कान देख पांचों के दिल में एक मिश्री सी खुल गई। पहले माहेश्वरी का इन चारों से कोई गहरा कनेक्शन नहीं था। नैना और चित्रा तो उसकी कट्टर दुश्मन भी, वही आलिया और राखी को उससे कोई मतलब ही नहीं था, पर वायु के आते ही उसके सारे दुश्मन उसके दोस्त बन गए। अब आगे मुंबई। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने बहुत सारी लग्जरियस कारें रुकी, जिनके रुकते ही वहां मौजूद आसपास के लोग सभी गाड़ियों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतनी लग्जरियस गाड़ियों को एक साथ देखना कोई मामूली बात नहीं थी। सभी गाड़ियों में से एक एक करके बॉडीगार्ड उतरने लगे। उन बॉडीगार्ड ने ब्लू बैजेस पहने हुए थे। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आया और पोर्श का दरवाजा खोला। दरवाजा ओपन करते ही एक आदमी 3 पीस सूट में बाहर निकला। उसे देखते ही वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए। लड़कियां तो उसकी हैंडसमनेस को देखकर आहें भरने लगी, पर फिर भी सभी थोड़े कंफ्यूज थे कि यह कौन आ गया, क्योंकि आर्यव राजवंश की इंटरनेट पर एक भी फोटोज नहीं थी, इसलिए उसे फेस टू फेस ज्यादा लोग जानते नहीं थे। आर्यव के पीछे पीछे अरुण और निखिल भी कार से बाहर निकले और आर्यन को फॉलो करते हुए ही उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। वह बिल्डिंग बाहर से जितना बड़ा और सुंदर लग रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान था और बिल्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था राजवंश इंडस्ट्रीज। ये था आर्यव राजवंश का किंगडम और उसकी कंपनी का इंडिया का हेड ऑफिस। आर्यव अंदर जाते ही सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ा। उसे वहां पर किसी ने रोकने की भी कोशिश नहीं की। भले ही उसे चेहरे से कोई नहीं जानता था, पर अरुण को सब जानते थे कि वह द ग्रेट आर्यव राजपूत का असिस्टेंट है, इसलिए उसे देखकर लोग जान गए थे कि सामने से आ रहा बंदा उनका बॉस है। लिफ्ट में एंटर करते ही उसने अपने ऑफिस वाला फ्लो दबाया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट जाकर उसके ऑफिस में खुली और वह अपने केबिन में इंटर हो गया। उसका केबिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। ग्रे एंड व्हाइट कलर में इटालियन टच उसे बहुत ही एलिगेंट दिख रहा था। वह जाकर अपने आलीशान प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ गया। निखिल और अरुण भी उसके पीछे पीछे ही उसके केबिन में आ गए। आर्यव अरुण की ओर देख सीरियस फेस के साथ बोला, सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलो कि मुझे आज और अभी इसी वक्त कंपनी की सारी रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए मीटिंग अरेंज करो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। ये बोल उसने अरुण को जाने का इशारा कर दिया। अरुण भी जी सर बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही निखिल आर्यव के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गया और रिलैक्स होकर बोला, यार तुम इतना काम क्यों करते हो? अभी तो तुमने इंडिया लैंड किया है और आते ही काम शुरू। उसकी बात सुन आर्यव ने अपनी भौं उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, तो क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि तुम काम नहीं कर सकते, लेकिन यार अभी तो हम इंडिया पहुंचे हैं, अभी हमें थोड़ा आराम करना चाहिए ना। कल से या फिर परसों से काम स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्या बोलते हो? निखिल उसे समझाने की स्टाइल में बोला। उसकी बात सुन आर्यव हाँ में सिर हिलाने लगा, जैसे वह निखिल की बात से एग्री कर रहा हो। उसे ऐसे रिएक्शन देता देख निखिल खुश हो गया और सोचने लगा अब तो छुट्टी मिलेगी। पर आगे जो आर्यव ने कहा वह सुन उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। आर्यव मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें छुट्टी मिलनी चाहिए तो जाओ, आज से तुम्हारी छुट्टी है। और अगर तुम चाहते नहीं कि छुट्टी के बाद मैं तुम्हें अफ्रीका ना भेजूं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता करो राजवंश खानदान के पर पोते के बारे में। कौन से अस्पताल में पैदा हुआ और कैसे गायब हुआ, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी टेबल पर चाहिए, अब जाओ। उसकी बात सुन निखिल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे बोल रहा हो, इसे छुट्टी बोलते हैं? वही उसका ऐसा चेहरा देख आर्यव फिर अपनी सख्त आवाज में बोला, जस्ट गेट आउट और हाँ अपनी फैमिली से भी मिल लेना। ये बोल उसने निखिल को अपने केबिन से निकाल दिया। निखिल भी कोई आम आदमी नहीं था, वह जिंदल खानदान का इकलौता बेटा था। जिंदल खानदान का पूरे इंडिया में डायमंड का बिजनेस था। पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट डायमंड और डायमंड से बनी ज्वेलरी का बिजनेस जिंदल इंडस्ट्रीज ही करती थी। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा निखिल जिंदल के बारे में। जिंदल खानदान के मुखिया थे आदेश जिंदल और उनकी पत्नी की अपेक्षा जिंदल। दोनों के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा राम जिंदल और उनकी पत्नी ममता जिंदल और बेटी सुलेखा जिंदल, जिनकी शादी दिल्ली में हुई थी। राम जिंदल और उनकी पत्नी ममता जिंदल का इकलौता बेटा था निखिल जिंदल और बहुत सालों से वह अपने घर नहीं लौटा था। उसके परिवार वाले उसे हमेशा कॉल कर कर बुलाते रहते थे, पर फिर भी वह लौटा नहीं, हमेशा आर्यव के साथ ही रहा। दोनों बचपन के दोस्त जो थे,
इन दोनों की दोस्ती दरअसल उनकी मां की वजह से हुई थी। ममता जिंदल और आर्यव की मां शीतल राजवंश दोनों की बचपन की दोस्त थी और शादी के बाद भी दोनों की दोस्ती नहीं टूटी, वह दोनों मिलते रहते थे। इसी बीच आर्यव और निखिल की भी दोस्ती हो गई। 0/0 0/0 0/0 0/0 शिमला, हिमाचल प्रदेश। स्वर्ग राठौर मेंशन। मिसेज जानवी के समझाने के बाद मिसेज श्वेता को थोड़ी राहत हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी। पर अब मिसेज जानवी खुद परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं जो मिसेज श्वेता ने कहा उस बात में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें भी दिख रहा था माहेश्वरी की आंखों में उसकी ममता। अपनी पत्नी को यूं परेशान देख मिस्टर अभिनंदन उनसे पूछ बैठे, जानवी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उनकी बात सुन मिसेज जानवी जो किसी सोच में गुम थी वह अपने होश में आए और अपने पति की ओर देखा जो उसे सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। उनका सवाल सुन मिसेज जानवी एक पल के लिए हड़बड़ा गई और बोली, नहीं कोई खास बात नहीं है, आप अपना काम कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे, कोई खास बात नहीं है, तुम्हारी शक्ल पर नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो, तो फिर मुझे क्यों नहीं बता रही हो? मिस्टर अभिनंदन बोले। उनकी बात सुन मिसेज जानवी ने एक गहरी सांस ली और सुबह की मिसेज श्वेता के साथ हुई बातों को उन्हें बता दिया। उनकी बात सुन मिस्टर अभिनंदन बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, मही का उस बच्चे से इतना ज्यादा लगाव होना ना तो उस बच्चे के लिए सही है और ना ही हमारी मही के लिए। हम अभी इंस्पेक्टर से बात करते हैं और उस बच्चे की फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढने को कहते हैं, ताकि मही का अफेक्शन उस बच्चे के लिए और ना बढ़े। अपने पति की बात मिसेज जानवी को सही लगी और उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी दोनों को ही लिविंग रूम से कुछ आवाज आने लगी। आवाजों को सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो गए और अपने रूम से निकलकर लिविंग रूम में आए तो देखा कि मिसेज श्वेता और मिस्टर अरविंद की किसी बात में बहस हो रही है और सोफे पर बैठे श्रीधर और देवराज उन दोनों की बहस को एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें ऐसे देख मिसेज जानवी और मिस्टर अभिनंदन एक दूसरे को देख मुस्कुराए और उनकी तरफ बढ़कर बीच बचाव करते हुए मिस्टर अभिनंदन बोले, अरे रुक जाओ तुम दोनों, तुम्हारे दो बड़े बड़े बच्चे हैं पर फिर भी तुम दोनों अभी भी लड़ते रहते हो। लड़ाई बंद करो और हमें ये बताओ कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? उनकी बात सुन मिसेज श्वेता बोली, देखे ना भाई साहब, आप अपने भाई को समझा दीजिए, मुझे अपनी माही से बात करनी है और यह है कि मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी बेटी से बात करने के लिए भी इनकी परमिशन लेनी होगी? उन दोनों की बात पर कोई कुछ और बोल पाता कि मिस्टर अरविंद बोल पड़े, क्या मतलब है, मैं तुम्हें बात नहीं करने दे रहा हूँ। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अभी तुम्हारी बेटी हमारी मही प्रैक्टिस कर रही होगी अपने कंपटीशन की और यूँ बीच में उसे डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए कॉल ना करने को कहा। पर तुम पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो, कभी तो सेंसिबल बातें किया करो। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की वैसे ही उनके चेहरे से एक कुसुंजा लगा जो कि मिसेज श्वेता ने ही गुस्से से सोफे उठाकर उनके ओर फेंक दिया था। उन्होंने गुस्से से अपने कमर पर हाथ रखा और मिस्टर अरविंद की ओर देख बोले, क्या मतलब है आपका कि मैं सेंसिबल नहीं हूँ? क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुनिया की सबसे सेंसिबल और लॉजिकल इंसान आप है, आप ही समझदार है और पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बोलने की? अरे अब तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो, क्यों बढ़ा रही हो बात को तुम? मिस्टर अरविंद झुंझुलाते हुए बोले। तो आपका मतलब है कि अब बात भी मैं ही बढ़ा रही हूँ है ना? तो ठीक है, फिर बढ़ गई बात। बढ़ गई बात, अब क्या कर लेंगे आप? और आप कुछ करें या ना करें, मैं बहुत कुछ करूँगी। आज से 1 महीने तक आप रूम में नहीं रहेंगे, जाए और गेस्ट रूम में अपना सामान शिफ्ट कर लीजिए। ये बोल मिसेज श्वेता ने गुस्से से अपना मुंह फुला लिया। वहीं उनकी बात सुन मिस्टर अरविंद हैरान रह गए। कहाँ अभी थोड़ी देर पहले तक वह लोग अपनी बेटी की टॉपिक पर बात कर रहे थे और कहाँ बात उनके गेस्ट रूम में सोने पर पहुंच गई। मिसेज श्वेता की बात सुन मिस्टर अरविंद आखिरकार हार मानते हुए बोले, अच्छा ठीक है मेरी श्वेता, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे ही माफ़ कर दो, मैं ही गलत था, मैं ही दुनिया का सबसे बुद्धू इंसान और मैंने ही बात को आगे बढ़ाया। आई एम सॉरी, अब मुझे गेस्ट रूम में सोने को मत कहो प्लीज़। उनकी बात सुन मिसेज श्वेता में एक नज़र उनकी ओर देखा पर कुछ बोली नहीं। उसे कुछ न बोलता देख मिस्टर अरविंद ने अपनी भाभी की ओर मदद के लिए इशारा किया। मिसेज जानवी भी उन दोनों की लड़ाई देख बहुत हंस रही थी पर उन्होंने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और मिसेज श्वेता को समझाते हुए बोली, श्वेता तुम्हें अरविंद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अरे बताओ, अगर तुम उसे दूसरे रूम में सुलाओगी तो वह और भी हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें तो उस पर अपनी पकड़ कसने के लिए अपने ही रूम में सोने देना चाहिए। तुम एक काम करना, इसे रूम में ही सुलाना, लेकिन फर्श पर। क्या कहती हो? अपनी भाभी की बात सुन मिस्टर अरविंद हैरानी से मुंह खोले उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें इस तरह हैरानी से अपनी भाभी को देखता पाकर मिस्टर अभिनंदन उनके कान में बोले, और मांग भाभी से मदद। अपने भाई की बात सुनकर तो मिस्टर अरविंद के जख्मों पर नमक लग गया। फर्श पर सोने से अच्छा तो वह गेस्ट रूम में सो लेते, पर उन्हें अब अपने रूम में लेकिन फर्श में सोना पड़ेगा।
वही मिसेज जानवी की बात सुन मिसेज श्वेता भी सोचने लगी और उन्हें भी मिसेज जानवी की बात बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए वह मिस्टर अरविंद की ओर मुड़कर बोली, ठीक है भाभी के कहने पर आपको छोड़ रही हूँ वरना नहीं छोड़ती, और अब आप मुझे मेरी बच्ची से बात करने से नहीं रोकेंगे, समझे ना। ये बोल वह अपना फोन उठाकर माहेश्वरी को कॉल करने ही वाले थे कि उससे पहले ही उनका फोन बज उठा और उन्होंने देखा तो वह माहेश्वरी का ही कॉल था। ये देख वह मुस्कुराते हुए बोली, देखो तो मही की उम्र कितनी लंबी है, अभी मैं उसे ही याद कर रही थी और देखो उसका फोन भी आ गया। यह आप क्या कह रही है मोम, अब और कितने टाइम तक मेरा खून चूसने वाली है, वो देवराज बेचारी से शक्ल बनाकर बोला। उसकी बात सुन श्रीधर ने उसके सिर पर एक टुपली मारकर वार्निंग भरे लहजे में बोला, कुछ भी बोलना पर मही के खिलाफ में एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से। अपने बड़े भाई की बात सुन देवराज का मुंह बन गया। वही अभी तक मिसेज श्वेता ने कॉल पिक कर लिया था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से माहेश्वरी की आवाज आई, हेलो मॉम। हेलो बेटा, बहुत ही लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी हम सभी तुम्हें ही याद कर रहे थे, मिसेज श्वेता बोली। उनकी बात सुन दूसरी तरफ दिल्ली के होटल सनशाइन में अपने रूम में वायु के साथ बैठी माहेश्वरी हंस पड़ी। वह इमेजिन कर सकती थी उनके घर का हाल कैसा हुआ होगा। आखिर बचपन से जो देख रही थी वह अपने मॉम डैड की लड़ाई। हाँ मॉम, मैं जानती हूँ आपने कितना याद किया होगा मुझे, और इस याद के बीच में आप कितना लड़ी होगी डैड से। माहेश्वरी की बात सुन दूसरी तरफ से सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि फोन स्पीकर पर था तो उसकी आवाज हर तरफ जा रही थी। बिल्कुल सही कहा राजकुमारी तुमने, तुम्हारी मॉम ने टॉर्चर करके रखा है मुझे। जैसे ही मिस्टर अरविंद ने अपनी बात खत्म की, उन्हें अपने ऊपर किसी की तेज नजरें फिल हुई तो उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वह मिसेज श्वेता थी, जो उन्हें आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रही थी, रुक जाए आप कुछ देर और, फिर बताती हूँ मैं आपको। जिसे देखकर मिस्टर अरविंद ने अपना थूक निगल लिया और मन ही मन अपनी जबान को कोसने लगी। मिसेज श्वेता ने उन्हें इग्नोर किया और माहेश्वरी से बोली, और बताओ मही बेटा कैसी हो तुम और बच्चा कैसा है। जैसे ही मिसेज श्वेता ने बच्चे का जिक्र किया तो माहेश्वरी की आवाज में और भी ज्यादा खुशी झलकने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मॉम मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है और बेबी भी बहुत ही अच्छा और हेल्दी है, और आपको पता है मॉम आज हमने उसका नाम रखा है वायु। कैसा लगा आप सबको। उसकी बात सुन घर में सभी खुश तो थे, पर मिसेज श्वेता और मिसेज जानवी के माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें भी खींच गई। इन सब में मिसेज जानवी अचानक से बोल पड़ी, मही बेटा वैसे उस बच्चे के परिवार का कुछ पता चला। जैसे ही माहेश्वरी ने अपनी बड़ी मॉम की बात सुनी तो वह थोड़ी मुरझा सी गई, पर फिर भी उसे अपने उदासी को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं बड़ी मॉम अभी तक तो पता नहीं चला है, पर मैं आज ही इंस्पेक्टर से बात करूंगी कि वह जल्द से जल्द वायु के फैमिली को ढूंढ दे। भले ही उसने कोशिश की हो कि उसकी आवाज में उदासी कोई पहचान ना पाए, पर मिसेज जानवी और मिसेज श्वेता उसकी आवाज की उदासी को एक पल में भांप लिया और वह भी उदास हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद आखिर में माहेश्वरी बोली, मॉम बड़ी मॉम मैं कॉल रखती हूँ, क्योंकि आज मैं सभी के साथ दिल्ली के फेमस रेस्टोरेंट में जाने वाली हूँ, तो मुझे उसके लिए तैयार भी होना है। ये बोल उसने सभी को बाय किया और कॉल कट कर दिया और अपने बगल में सोए हुए छोटे से बच्चे को देखने लगी, और पता नहीं कब उसे देखते ही उसकी आंखों में पानी आ गया। यह महसूस कर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाए, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्यों मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा परिवार ना मिले। नहीं मैं ऐसे नहीं सोच सकती, मैं स्वार्थी नहीं हो सकती, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल जाए। ये बोल उसने वायु के चेहरे पर हाथ फेर प्यार से उसके माथे पर किस किया। उसके होठों के वायु के माथे पर छूते ही वायु के चेहरे पर सोते हुए भी एक प्यारी मुस्कान आ गई। ये देख माहेश्वरी के चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ गई। शाम का वक्त होटल सनशाइन में पांचों लड़कियां तैयार हो रही थीं, क्योंकि आज वह दिल्ली की फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे थे। पहले तो सभी लोग जाने वाले थे, पर एंड मूवमेंट पर गायत्री सिंह ने आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो माहेश्वरी ने वायु को गायत्री सिंह के पास छोड़ दिया और वह बाकी चारों लड़कियों के साथ रेस्टोरेंट चली गई। वह रेस्टोरेंट बहुत ही हाई क्लास लग रहा था। उन 5 लड़कियों ने वहां खाना खाया और कुछ और जगह घूमी, और यह सब करते करते उन्हें रात के 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। इस वक्त वह पांचों पब से बाहर निकल रहे थे। वह लोग पब भी गए थे। पांचों में से नैना और चित्रा नशे से धूत हुई थी, इसलिए माहेश्वरी, आलिया और राखी ने उन्हें संभाला हुआ था। उन तीनों ने एक टैक्सी रोकी, पर उसमें सिर्फ 4 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, इसलिए माहेश्वरी ने बाकी चारों के पीछे आने का बोल उन्हें होटल भेज दिया। आलिया माहेश्वरी को देख बोली, माहेश्वरी आर यू श्योर कि तुम पीछे आ जाओगी। हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो, और मैं पहले भी अकेले आ चुकी हूँ, माहेश्वरी बोली। उसकी बात सुन राखी चिंता से बोली,
पर माहेश्वरी दिल्ली उतना भी सेफ नहीं है यार, वह भी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक हम एडजस्ट कर लेंगे, चलना साथ चलते हैं। उसकी बात सुन माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ ना, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत करो, और वैसे भी मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, कोई परेशानी होगी तो मैं संभाल लूंगी, और मैंने पी भी नहीं है, इसलिए तुम इन दोनों को लेकर होटल जाओ। ये बोल उसने चारों को रवाना कर दिया। चारों के जाने के बाद उसने बहुत देर तक टैक्सी का वेट किया, पर रात का वक्त था इसलिए उसे कोई टैक्सी भी नहीं मिली, इसलिए उसने पैदल चलने का डिसीजन लिया। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। उसे डर नहीं लग रहा था, पर उसे कुछ अच्छी वाइब्स भी नहीं आ रही थी आसपास से, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने पैर चला रही थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुन उसने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, पर फिर भी वह करने की आवाज़ बंद नहीं हुई। पहले तो उसे आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी, पर उसे धीरे धीरे वह आवाज़ भी साफ साफ सुनाई देने लगी। कोई मदद के लिए बुला रहा था। उसने आसपास देखा तो फिर भी उसे कोई नहीं दिखा। सड़क के किनारे झाड़ियां के पास देखा, तब भी उसे कोई नहीं मिला। वह चेक ही कर रही थी कि अचानक से किसी हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। यह महसूस कर वह चिल्ला पड़ी, भूत 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 भूत। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, चिल्लाना बंद करो। यह आवाज़ सुन उसने भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे झाड़ियां में से खून से लटपट एक हाथ दिखा, जिसे देख वह डरते डरते हाथ की तरफ आगे बढ़ी और वहां देखा तो एक आदमी घायल पड़ा था। वह ऊपर से लेकर नीचे तक खून में लटपट था। ये देख वह बहुत घबरा गई और उसने ध्यान से उस आदमी को बाहर निकाला। उसकी पल्स को चेक किया, पर उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसे लगा कहीं आदमी मर तो नहीं गई। ये सोच वह रोने लगी, तुम मर गए क्या? तुम सच में मर गए? मुझे थोड़ी देर पहले आना चाहिए था तो तुम नहीं मारते। वह रो ही रही थी कि तभी वह आदमी दर्द से कराहते हुए फिर बोला, अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा, इसलिए रोना बंद करो और मेरी मदद करो। माहेश्वरी ने अपने आंसू पोंछे और उसे खड़ा करने की कोशिश करने लगी, पर कहाँ वह बेचारी छोटी सी और कहाँ वह हट्टा कट्टा आदमी। उससे उसे उठाया नहीं गया, जिस वजह से उसने उसे बैठे ही रहने दिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही थी, पर कोई भी रुक नहीं रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और गुस्से से पर पटकते हुए बोली, कितने बदतमीज लोग हैं, मदद भी नहीं कर सकते, घटिया लोग कहीं के। उसकी अजीबोगरीब बात सुन उस अनजान आदमी ने अपनी आंखें खोली और अपनी काली क्रिस्टल आंखों से उस लड़की को देखने लगा, जो अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा थी, पर उसे उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ माहेश्वरी की हरी आंखें दिखाई दे रही थी। वह उसे और अच्छे से देख पाता कि तभी उसे खांसी आने लगी है। ये देख माहेश्वरी उस आदमी के पास आई और उसे संभालने लगी। वह खून की खांसी कर रहा था। ये देख माहेश्वरी घबरा गई और मन ही मन खुद से बोली, अब तो यही रास्ता रह गया है। ये बोल उसने सामने सड़क को देखा, जहां से एक कार आ रही थी, जिसे देख वह रोड के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और उन्हें रोकने को कहने लगी। उसे यूं बीचों बीच खड़ा देख उस कार का ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी रोक ली और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ओए पागल लड़की, तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? कौन इस तरह रोड के बीचों बीच खड़ा होता है? अगर मरने का ही इरादा है तो कहीं और जाकर मरो ना, मेरी गाड़ी के आगे क्यों आ रही हो? उसकी बात सुन माहेश्वरी भी गुस्से से बोली, अगर मैं ऐसे बीच में नहीं आती ना तो आप गाड़ी भी नहीं रोकते। अब चुपचाप से आप गाड़ी से बाहर निकलिए और मेरी मदद कीजिए। कब से गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही हो, पर कोई भी मदद ही नहीं कर रहा। मुझे इस आदमी को अस्पताल ले जाना है, इन्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी है, तो चुपचाप मेरी मदद कीजिए। माहेश्वरी की बात सुन एक 35-36 साल का लड़का गाड़ी से बाहर उतरा और उसने सड़क के किनारे देखा तो वहां सच में एक आदमी खून से लटपट पड़ा हुआ था, जिसे देख वह भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उस आदमी ने और माहेश्वरी ने मिलकर घायल आदमी को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और माहेश्वरी उस आदमी को थैंक यू बोल घायल आदमी को स्ट्रेचर पर अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद वह आदमी इमरजेंसी वार्ड के अंदर था और माहेश्वरी बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। उसे इस वक्त सच में बहुत घबराहट हो रही थी। वह मन ही मन खुद से बोल, हे महादेव, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज प्लीज आप उसे बचा लीजिए। वह आगे कुछ सोच पाती कि उसे एक नर्स की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे ही बुला रही थी। उसने सिर उठाकर सामने देखा तो वह नर्स बोली, देखिए ये पेशेंट का फॉर्म है, आप पेशेंट की क्या लगती है, ये भरकर आप इस फॉर्म साइन कर दीजिए और बिल काउंटर पर जाकर पेमेंट भी कर दीजिए, हम उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं। ये बोल उन्होंने एक फॉर्म माहेश्वरी के आगे कर दिया। वह जानती थी बड़े अस्पतालों में यही होता है, अगर वह उसकी कोई रिलेटिव नहीं हुई तो वह उस आदमी का इलाज भी नहीं करेंगे। कुछ सोच उसने उसे फॉर्म पर साइन कर दिया और वहां से बिल काउंटर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर जैसे ही बिल काउंटर पर बैठे आदमी ने एक बार फॉर्म देखा और फिर सामने खड़ी लड़की को देखा तो हैरानी से बोली, तुम्हारे हस्बैंड का इलाज हो रहा है। उसने फॉर्म में यही भरा था कि अंदर पड़ा घायल आदमी उसका पति है। उसने अपने कार्ड से पे किया और इमरजेंसी वार्ड के बाहर वेट करने लगी।
बहुत देर तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर बाहर निकले। माहेश्वरी उनके पास जाकर पूछ बैठी, अब कैसे हैं वो? ठीक तो है ना, खतरे की कोई बात तो नहीं है? उसकी बात सुन डॉक्टर उसे शांत करते हुए बोले, आपके पति अब खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आपने सही टाइम पर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, अगर उन्हें हॉस्पिटल लाने में थोड़ी और देरी हो जाती तो शायद ही हम उन्हें बचा पाते। उन्हें कब तक होश आएगा? माहेश्वरी फिर बोली। उसकी बात सुन वह डॉक्टर बोला, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि कब तक हो जाएगा, पर वह ठीक है। ये सुन उसने एक राहत की सांस ली और थैंक यू बोला। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए वेलकम बोल वहां से चले गए। तभी माहेश्वरी ने अपने हाथ में पहने घड़ी की ओर देखा तो इस वक्त समय सुबह के 5 बजे बज रहे थे। ये देख वह घबरा गई और जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकल अपने होटल की ओर चली गई। उसके जाते ही बहुत सारी गाड़ियां उस अस्पताल के बाहर आकर रुकी है और उसमें से एक आदमी बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ उतरा। वह रिसेप्शन की ओर गया और वहां पर जाकर अपनी कड़क आवाज में पूछा, क्या यहाँ किसी घायल पेशेंट को लाया गया है जिसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल रही हो? उनकी बात सुन वह रिसेप्शनिस्ट बोली, हाँ, थोड़ी देर पहले एक मैडम अपने साथ एक घायल आदमी को यहाँ लेकर आई थी। रिसेप्शनिस्ट आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही वह आदमी बोल पड़ा, कहाँ है उनका वार्ड? वह बोली, 3rd फ्लोर रूम नंबर 301। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की वह आदमी अपने गार्ड के साथ वार्ड की ओर बढ़ गया। वहीं अस्पताल वाले तो ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। पहले तो ये लोग इतनी महंगी गाड़ियों से उतरे थे, ऊपर से दिखने में भी बहुत ही अमीर लग रहे थे। थोड़ी देर बाद रूम नंबर 301 के बाहर वह आदमी खड़ा था। उसने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और अंदर देखा तो बेड बड़े आदमी को देख उसने एक राहत भरी सांस ली और बोला, थैंक गॉड सर, सेफ है। फिर वह अपने पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड को देख बोला, डॉक्टर को बुलाओ अभी इसी वक्त। उसकी बात सुन वह बॉडीगार्ड डॉक्टर को बुलाने जा पाता कि उससे पहले ही डॉक्टर उस वार्ड में इंटर कर गए। उसके पीछे ही 2 नर्स भी थी। ऐसे अनजान आदमियों को वार्ड में देख डॉक्टर को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा ये कोई गुंडे लोग हैं और बेचारे आदमी की यह हालत भी इन्हीं की वजह से हुई है। वो डॉक्टर गुस्से से बोले, यह क्या बदतमीजी है? हमारे हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप इस तरह किसी भी अनजान पेशेंट के रूम में नहीं आ सकते। अभी इसी वक्त यहाँ से निकालिए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। उसकी बात सुन वह आदमी अपने कड़क अंदाज में बोला, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये हमारे बॉस है मिस्टर आर्यव राजवंश और मैं उनका असिस्टेंट हूँ अरुण। और आप हमें ये बताइए कि हमारे बॉस को क्या हुआ है और उन्हें अस्पताल कौन लाया? जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझ के घायल आदमी और कोई नहीं आर्यव राजवंश है और ये थी हमारे हीरो एंड हीरोइन की फर्स्ट मुलाकात। जैसे ही अरुण ने अपनी बात खत्म की वह डॉक्टर और नर्स तो हैरान रह गए। वह लोग एशिया के सबसे अमीर इंसान का अभी इलाज कर रहे थे और उन्हें तो पता ही नहीं था। ये सोच वह लोग अब डरने लगे, कहीं उनसे कोई कमी हो गई तो ये लोग उन्हें मार ही डालेंगे। वह लोग सोच रहे थे कि अरुण फिर से बोला, मैंने आपसे जो पूछा है उसका आंसर मुझे दीजिए। अरुण का ये बोलना ही था कि डॉक्टर तोते की तरह बोलने लगा, देखिए जब इन्हें लाया गया था तो उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, पर फिर भी हमने इन्हें बचा लिया और अब ये खतरे से बाहर है। आप चाहे तो आप किसी और डॉक्टर से भी एग्जामिन करवा सकते हैं। और बात रही इन्हें यहाँ लाने की तो इन्हें इनकी वाइफ लेकर आई थी। जैसे ही डॉक्टर के मुंह से वाइफ वाली बात सुनी तो अरुण और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड हैरान रहे। मतलब उनके बॉस की अचानक कौन सी वाइफ पैदा हो गई? उनके चेहरे पर यूं हैरानी देख वह नर्स जिसने माहेश्वरी से फॉर्म साइन करवाया था वह आगे आए और बोली, देखिए सर, वही एक लड़की थी जो तकरीबन 18-19 साल की लग रही थी। वही मिस्टर राजवंश को अस्पताल लेकर आई थी और हमने उन्हें फॉर्म दिया तो उन्होंने उस फॉर्म में यही फिल किया था कि मिस्टर राजवंश उनके हस्बैंड है और उन्होंने ही मिस्टर राजवंश के इलाज का सारा पेमेंट किया, पर शायद वह जा चुकी है क्योंकि थोड़ी देर से वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आई है। ये बोल बहुत चुप हो गई। वही उसकी बात से पूरे वार्ड में सन्नाटा सा छा गया। तारांकन, क्या वायु को मिल पाएगा उसका परिवार? तारांकन, कैसे हुई आर्यव राजवंश की यह हालत? चेन्नई फ्लैशबैक और विनर। अब तक जैसे ही डॉक्टर के मुंह से वाइफ वाली बात सुनी तो अरुण और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड हैरान रहे। मतलब उनके बॉस की अचानक कौन सी वाइफ पैदा हो गई? उनके चेहरे पर यूं हैरानी देख वह नर्स जिसने माहेश्वरी से फॉर्म साइन करवाया था वह आगे आए और बोली, देखिए सर, वही एक लड़की थी जो तकरीबन 18-19 साल की लग रही थी। वही मिस्टर राजवंश को अस्पताल लेकर आई थी और हमने उन्हें फॉर्म दिया तो उन्होंने उस फॉर्म में यही फिल किया था कि मिस्टर राजवंश उनके हस्बैंड है और उन्होंने ही मिस्टर राजवंश के इलाज का सारा पेमेंट किया, पर शायद वह जा चुकी है क्योंकि थोड़ी देर से वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आई है। ये बोल बहुत चुप हो गई। वही उसकी बात से पूरे वार्ड में सन्नाटा सा छा गया। अब आगे आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बॉस की कोई वाइफ नहीं है, अरुण हैरानी से बोला। उसकी बात सुन डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए। तभी डॉक्टर गुस्से से बोला,
वह लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? हमारे हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स हैं, बिना किसी फैमिली मेंबर के साइन के हम किसी का ऑपरेशन नहीं करते। और उसने झूठ बोलकर हमसे ऑपरेशन करवाया। जैसे ही उससे अपनी बात खत्म की तो उन्हें रियलाइज हुआ उस लड़की ने आर्यव का इलाज करवाने के लिए झूठ बोला था। यह महसूस कर अरुण और बाकी बॉडीगार्ड भी रिलैक्स हो गए। अरुण ने अपने एक बॉडीगार्ड को महेश्वरी के बारे में पता निकालने के लिए भेज दिया था। डॉक्टर भी आर्यव को चेक कर वार्ड से बाहर चले गए। साथ ही में आर्यव को विप वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया था, जिसके बाहर बहुत सारे ट्रेन्ड गार्ड सिक्योरिटी दे रहे थे। तभी एक आदमी हौंफता हुआ उस वार्ड के अंदर एंटर हुआ और किसी बॉडीगार्ड ने उसे नहीं रोका। उसने सामने देखा तो आर्यव को बेड पर बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ था और उसके बगल वाली चेयर पर अरुण टेंशन में बैठा हुआ था। वह आदमी अरुण के पास गया और बोला, अरुण, आर्यव कैसा है अब? उसकी आवाज़ सुन अरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने और कोई नहीं बल्कि निखिल खड़ा था। निखिल को देख वह बोला, बस अभी सही है, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया। जब उन्हें होश आएगा तभी कुछ पता चल सकता है। उसकी बात सुन निखिल ने चैन की सांस ली और अरुण को देख पूछ बैठा, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी और वह दिल्ली आया था तब तो बिल्कुल ठीक था, फिर अचानक से हमला कैसे हो गया, वह भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद? निखिल की सवाल सुन अरुण ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, ये सब मेरी गलती है, मेरी ही लापरवाही की वजह से आज सर की यह हालत है। अगर मैं सिक्योरिटी पर और ध्यान देता तो ये कभी नहीं होता। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम आर्यव के सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड ही नहीं बल्कि उसके पर्सनल असिस्टेंट भी हो, इसीलिए खुद को छोटा मत समझो। और तुमने कोई गलती नहीं की है। अब ये बताओ आर्यव के साथ आखिर हुआ क्या? निखिल अरुण को कंसोल करते हुए बोला। निखिल का सवाल सुन अरुण आर्यव को देख उसे बताने लगा, 0, 0/0, 0/0, 0/0। फ्लैशबैक, राजवंश इंडस्ट्रीज, मुंबई। अपने केबिन में आर्यव अपने काम में बिजी था। वह तो इंडिया लौटते ही काम करने लग गया, जिस वजह से निखिल उससे बहुत चिढ़ा हुआ था। इस वक्त शाम के 6 बजे रहे थे, तभी आर्यव के केबिन पर किसी ने नॉक किया। आर्यव बोला, कम इन। उसके ये बोलते ही दरवाजे से निखिल अपने हाथ में एक फाइल लिए अंदर आया। उसके पीछे पीछे ही अरुण भी आ गया। निखिल आर्यव के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गया और वह फाइल उसके सामने कर दी। उस फाइल को देख आर्यव ने अपनी नजरें ऊपर करके उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो, ये किस चीज की फाइल है? उसकी ऐसी नजरों को देख निखिल एक गर्व भरे मुस्कान के साथ बोला, ये राजवंश परिवार के परपोते आर्यन राजवंश और मिशा राजवंश के बेटे की इन्फॉर्मेशन है। मिशा राजवंश की 3 दिन पहले भोपाल के हेल्थ केयर हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी हुई थी। वह आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही आर्यव पूछ बैठा, पर वह लोग भोपाल में क्या कर रहे थी? उसकी बात का जवाब देते हुए निखिल बोला, जैसा कि तुम जानते हो कामिनी राजवंश भोपाल से है, तो वहाँ की किसी देवी के मंदिर के दर्शन करवाने के लिए वह आर्यन और मिशा को अपने साथ लेकर गई थी, तो वहीं उनकी डिलीवरी हो गई। बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हुआ था, पर डिलीवरी में जो डॉक्टर की टीम शामिल थी उनमें से एक नर्स पर हमें शक है। ये रही उसकी फोटो। वह उसे फोटो दिखाते हुए आगे बोला, इस नर्स का नाम है मीना शर्मा और यही थी जो राजवंश परिवार के चिराग को लेकर भाग गई। ये बोल निखिल चुप हो गया। उसकी चुप्पी देख आर्यव ने अपनी एक भौं ऊपर उठाए और पूछा, तुम चुप क्यों हो गए? आगे की इन्फॉर्मेशन बताओ, कहाँ है वह नर्स और बच्चा? उसका सवाल सुन निखिल आगे बोला, दरअसल वह नर्स उस बच्चे को लेकर फ्लाइट से दिल्ली चली गई थी। हमने उसे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड किया है, पर 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक कार एक्सीडेंट उसकी में मौत हो गई है, तो हमें लगता है कि वह बच्चा भी दिल्ली में ही होना चाहिए, पर एग्जैक्टली हमें उस बच्चे के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है। इसके लिए तो हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा। ठीक है अरुण, फ्लाइट रेडी करो, हम अभी इसी वक्त दिल्ली जा रहे हैं, आर्यव अपने चेयर से उठते हुए बोला। उसकी बात सुन अरुण और निखिल हैरानी से उसे देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर इतनी हैरानी देख आर्यव सीरियस फेस के साथ बोला, जितनी जल्दी हम उस बच्चे को ढूंढेंगे उतनी जल्दी राजवंश परिवार से मेरा पीछा छूटेगा, इसीलिए जल्द से जल्द काम पर लग जाओ। दोनों उसकी बात समझ गए। अरुण आर्यव के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए चला गया। निखिल भी उसके केबिन से जाने ही वाला था कि तभी आर्यव ने उसे रोक दिया, निखिल रुक जाओ। उसकी बात सुन वह रुक गया और पीछे मुड़कर सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, तुमने मुझे क्यों रोका? उसकी ऐसी नजरों को देख आर्यव अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी फैमिली के पास जाओ, पर तुम नहीं गए। हाँ मैं नहीं गया, वो तुम्हारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसलिए, पर कोई बात नहीं, दिल्ली से आने के बाद जाऊंगा, निखिल नजरें चुराते हुए बोला। उसकी यह सुन आर्यव सार्कास्टिक वे में बोला, सीरियसली निखिल, तुम मुझे समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते अपनी फैमिली के पास? लेकिन इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ दिल्ली नहीं आ रहे हो बल्कि अपनी फैमिली से मिलने जा रहे हो, एंड इट्स एन ऑर्डर।
आर्यव का ऑर्डर सुनते ही निखिल का चेहरा रोने जैसा हो गया, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपना चेहरा लटका कर केबिन से बाहर चला गया और अपनी आर्यव फ्लाइट रेडी होने का वेट करने लगा। 0/0 0/0 दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली। इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी गाड़ियां कतार से लगी हुई थी जो बहुत ही महंगी थी। तभी एयरपोर्ट के अंदर से एक आदमी जो चारों ओर से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था, वह बड़े ही शान से बाहर निकला। आसपास के लोग तो उसे देखते ही रह गए, पर कोई उसे पहचान नहीं पाया। वह एयरपोर्ट से बाहर निकाला और गाड़ी में बैठ अपनी मंजिल की ओर जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यव राजवंश था। कार में उसके साथ अरुण भी था। आर्यव खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, उस बच्चे की क्या इन्फॉर्मेशन है? सर पता नहीं क्यों, पर बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अरुण डरते हुए बोला। उसकी बात सुन आर्यव को गुस्सा आ गया और वह गुस्से भरी नजरों से अरुण को देखने लगा और बोला, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, मुझे किसी भी कीमत पर वह बच्चा चाहिए। यस सर, अरुण डरते हुए बोला। अरुण से अपनी नज़र हटाकर आर्यव विंडो से बाहर देख रहा था कि तभी उसकी नज़र गाड़ी के बैक मिरर पर गई तो उसने पाया कि कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही है। ये देख वह अरुण से बोला, अरुण कुछ कार हमारा पीछा कर रही है, देखो ये कौन है। अरुण ये देखते ही एकदम से अलर्ट हो गया। उसे अपने हाथ में एक वॉकी टॉकी ली और सभी बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करने लगा। उस कार का ड्राइवर भी एरिया बॉडीगार्ड ही था। थोड़ी देर बाद उनकी कार का पीछा करने वाले कारें गायब हो चुके थे। ये देख अरुण ने एक राहत की सांस ली ही थी, पर आर्यव के चेहरे पर अभी भी सख्त एक्सप्रेशन थे। तभी उनके आगे की गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हो गई। ये देख उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने भी जल्दी से ब्रेक लगा लिया। तभी अचानक से बहुत सारे आदमियों ने आर्यव और उसकी बॉडीगार्ड्स को चारों तरफ से घेर लिया। ये देख आर्यव अरुण से बोला, यह एक ट्रैप है। उसकी बात सुन अरुण ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्यव जो इतनी देर तक चुप था, वह अपनी ठंडी आवाज में बोल, लेट्स फाइट। उसका ऑर्डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड्स आर्यव को सिक्योरिटी देते हुए अपने दुश्मनों से लड़ने लगे। भले ही वह लोग संख्या में बहुत कम थे, पर फिर भी वह आर्यव के बॉडीगार्ड थे। उन लोगों ने कुछ ही समय में अपने दुश्मनों को मार गिराया। आर्यव भी उन्हीं के साथ लड़ रहा था। उसने अपनी पीछे से गन निकाली और सबको शूट करने लगा। सब मारे जा चुके थे। इस बात की वह लोग खुशी मना ही पाते कि तभी अचानक से और ज्यादा आदमियों ने उन्हें घेर लिया। ये देख वहां सब हैरान रह गए। आर्यव ठंडी आवाज में बोला, दिस इज अ ट्रैप, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोल उसने अपनी कार में से अपनी राइफल निकाल ली और सबको एक एक करके शूट करने लगा। पर इस लड़ाई में उसके भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अभी तक मारे जा चुके थे। ये देख अरुण आर्यव से बोला, सर आपके यहाँ से भगाना होगा, आपकी लाइफ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने बैकअप के लिए भेजने के लिए मैसेज कर दिया है, कुछ ही देर में वह लोग बैकअप भेज देंगे। आर्यव को उसकी बात सही लगी, इसलिए उसने राइफल वही छोड़ी और कार से 2 पिस्तौल निकाली और उसे लेकर वह वहां से भाग गया। पर कुछ आदमियों ने उसे भागते हुए देख लिया था, इसलिए वह भी उसका पीछा करते हुए लगातार उस पर गोलियों की बौछार करते हुए उसका पीछा करने लगे। आर्यव भाग ही रहा था कि अचानक से एक गोली उसकी बाजू को छूकर निकल गई। ये देख वह पेड़ के पीछे छुप गया। उसकी बाजू से खून पानी की तरह बह रहा था, पर उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और एक एक करके सबको शूट करने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर एक डंडा दे मारा, जिससे उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गया। दरअसल उन आदमियों में से एक चुपके से वहां से निकलकर आर्यव के पीछे जा पहुंचा था। आर्यव सामने में ही उलझा हुआ था, जिस वजह से वह ये नोटिस नहीं कर पाया। पर जब वह आदमी उसे मारने जा रहा था तब उसने उसे सेंस कर लिया था, इसलिए उसने बचने की कोशिश भी की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सिर से पानी की तरह खून बहने लगा। बाकी सभी बचे हुए आदमी आर्यव के पास आए। 2 आदमियों ने उसे घसीटकर सड़क के बीचों बीच खड़ा किया। इस वक्त वह लोग एकदम सुनसान सड़क पर थे, जिसके दोनों तरफ पेड़ और झाड़ियां थी। उन आदमियों का लीडर आगे आया और आर्यव को देखते हुए बोला, तो यह है आर्यव राजवंश, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसे मारने का मजा ही अलग होगा। उनकी बात सुन आर्यव उन्हें अपने खून भरी नजरों से देखने लगा। वह अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मारना चाहते हो ना मुझे, तो अभी इसी वक्त मार दो, क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देना। उसकी आवाज सुन एक पल के लिए वह सब आदमी भी डर गए थे, पर यह सोच कि अभी आर्यव उनके कब्जे में है, उन लोगों का डर खत्म हो गया और वह सब हंसने लगे। उनमें से एक आदमी आगे आया और एक डंडा पकड़ फिर से उसके सिर पर दे मारा और गुस्से से बोला, अपने आप को समझता क्या है बे तू सिर्फ एक बिजनेसमैन ही तो है, कौन सा बड़ा तोप है, और देख कैसी किस्मत है तेरी, इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी आज तू हमारे हाथों से मरेगा। उसकी बात सुन आर्यव हंसने लगा और हंसते हंसते हुए बोला, वह तो टाइम बताया कि कौन किसके हाथों से मरेगा। उसके ये बोलते ही उन आदमियों के लीडर को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोला, बहुत अकड़ है न तुझ में, आज तेरी सारी अकड़ निकल देंगे हम। ये बोल वह अपने सभी आदमियों को देख बोला, मारो इसे।
उसके ये बोलते ही सभी आर्यव को एक साथ मरने लगे। थोड़ी देर अपनी भड़ास निकाल लेने के बाद उन्होंने फिर से आर्यव को खड़ा किया। इस वक्त आर्यव की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसका पूरा शरीर खून से लटपट हो चुका था, पर फिर भी उसके चेहरे का एटीट्यूड जा ही नहीं रहा था। वह ग्रुप लीडर आर्यव के ऐसे एटीट्यूड को देख चिढ़ गया। वह उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा और वह फ़ोन उठाने के लिए थोड़ी दूरी पर चला गया। ये देख आर्यव को भी मौका मिल गया। साथ ही जिन 2 आदमियों ने उसे पकड़ रखा था उनकी पकड़ भी अब ढीली हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था इतना घायल होने के बाद आर्यव कुछ नहीं कर पाएगा, पर वह जानते नहीं थे आर्यन राजवंश को। आर्यव ने अचानक से उन 2 आदमियों को जमीन पर पटक दिया। ये देख बाकी के आदमी हैरान रह गए, पर वह कुछ कर पाते उससे पहले ही आर्यव ने अपने जूतों में छुपाए हुए 2 चाकू को अपने दोनों हाथों में पकड़ सभी आदमियों के गर्दन में बड़ी तेजी के साथ घुसा दिया और कुछ ही पल बाद सभी जमीन पर फड़फड़ा रहे थे। थोड़ी देर तड़पने के बाद सब मर गए और आर्यव वहां से निकल गया, पर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसे ग्रुप लीडर को देखा, जो इस वक्त फोन पर बात कर रहा था और उसे अपने आदमियों का कुछ पता ही नहीं था। आर्यव के जाने के बाद वह ग्रुप लीडर अपनी फोन पर बात खत्म कर पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए थे और आर्यव अभी गायब हो चुका था। ये देख उसने अपनी थूक गटक ली, उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे डर लगने लगा था। अचानक उसके कानों में आर्यव की आवाज गूंजने लगी, जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी, अगर मैं बच गया तो तुम लोग अपने जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ देना। वही आर्यव भगाते भगाते बहुत दूर निकल आया था, पर ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे भी चक्कर आ गए और वह झाड़ियां के पास जा गिरा। इससे आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। फ्लैशबैक एंड 0/0 0/0। अरुण की बात सुन निखिल गुस्से से बोला, आर्यव राजवंश पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कौन कर सकता है, आखिर किसको अपनी मौत प्यारी है। उसकी यह बात सुन अरुण बोला, इसका पता हमें अभी तक नहीं चला है, लेकिन इतना पता चल गया है कि हमारे ही बॉडीगार्ड्स में से किसी ने उन्हें इन्फॉर्मेशन लीक की है और इसका पता हमें जल्द ही चल जाएगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो सर के होश में आने के बाद ही पता चलेगी। उसकी बात सुन निखिल ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, पर इसे होश कब आएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि होश कब आएगा, पर सर आउट ऑफ डेंजर है। अरुण बोला। 0/0 0/0 0/0। 3 दिन बाद होटल सनशाइन, दिल्ली। आज सुबह से ही माहेश्वरी बहुत टेंस थी, क्योंकि आज उसके कंपटीशन का फाइनल राउंड था। थोड़ी ही देर में उन्हें कंपटीशन वेन्यू पर पहुंचना था, इसलिए सभी तैयारी कर रहे थे। नैना और आलिया ने वायु को पकड़ा हुआ था और वह उसे संभाल रही थी। वही गायत्री सिंह अपनी तैयारी कर रही थी। चित्रा और राखी माहेश्वरी की मदद कर रही थी। नैना और आलिया नहीं जा रहे थे, क्योंकि वायु को कहीं पर भी ले जाना सेफ नहीं था, इसलिए वह दोनों होटल में ही रुकी थी। कंपटीशन वेन्यू पर पहुंचते ही चित्रा और राखी ऑडियंस वाली सीट पर चली गई। वही गायत्री सिंह और माहेश्वरी तैयार होने के लिए उन्हें अलॉट किए गए रूम में चले गए। वैसे तो माहेश्वरी बहुत नर्वस फील कर रही थी, पर यह चीज़ उसके चेहरे से कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वह जितनी नर्वस थी उससे कई गुना ज़्यादा वह कॉन्फिडेंस थी कि वह कंपटीशन को जीत सकती है। वही स्टेज पर सभी जज और होस्ट आ चुके थे, पर वीआईपी सीट को देख सभी ऑडियंस बहुत ही हैरान थी, क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि राजवंश फैमिली बैठी हुई थी। दरअसल मोहिनी राजवंश अपने जमाने में कथक की एक बहुत ही फेमस और टैलेंटेड नृत्यांगना रह चुकी है, इसलिए वह जज के रूप में इस कंपटीशन से जुड़ी हुई है। उनके साथ साथ पूरे राजवंश परिवार भी आया था। घर का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए सभी का मूड ठीक करने के लिए वह लोग यह कंपटीशन देखने आए थे। वीआईपी रो में पूरी फैमिली बैठी हुई थी और मोहिनी राजवंश अपने जज के चेयर पर बैठी हुई थी। उनके साथ 4 और लोग भी जज कर रहे थे। हरिराय चौधरी एक मशहूर तबलावाद, कात्यायनी मिश्रा एक फेमस भरतनाट्यम नृत्यांगना, वर्धन रेड्डी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के एक फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, विशाल मेहरा एक मशहूर डांस कोरियोग्राफर, ये सब जज थे। माहेश्वरी के साथ साथ जो 2 और लड़कियां फाइनल राउंड में पहुंची थी वह थी नेहा सिंघानिया और तुलसी गोस्वामी। तभी एक फीमेल और मेल होस्ट स्टेज पर आए और बड़े ही हंसी मजाक के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट रवि शर्मा और यह है मेरे साथ मेरी को होस्ट रवीना सिंह, और आज हम होस्ट कर रहे हैं नेशनल कथक कंपटीशन और हमारे पास है 3 फाइनलिस्ट। तो आइए देखते हैं हमारे फाइनलिस्ट को। उसके ये बोलते ही पीछे की स्क्रीन पर एक एक करके तीनों फाइनलिस्ट के नाम चलने लगी। ये खत्म होते ही वह ऑडियंस की ओर देख बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब हमारे सभी जजेस से तो मिल ही चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार फिर से इन्हें इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले जज, द फेमस कथक डांसर मोहिनी राजवंश। हमारे दूसरे जज है द फेमस भरतनाट्यम डांसर कात्यायनी मिश्रा। हमारे तीसरे जज है एक मशहूर तबलावाद हरिराय चौधरी। हमारे चौथे जज है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वर्धन रेड्डी। और हमारे लास्ट और 5वें जज है एक डांस कोरियोग्राफर विशाल मेहरा।
ऑडियंस इन पांचों जजेस के लिए जोरदार तालियां। मेल होस्ट रवि शर्मा बोला। उसकी बात खत्म होते ही रवीना सिंह आगे बोली, तो हमारी प्यारी ऑडियंस और हमारे रिस्पेक्टेड जजेस, आप सभी को ज़्यादा वेट न करवाते हुए हम अपने फर्स्ट फाइनलिस्ट को स्टेज पर बुलाते हैं, जो है नेहा सिंघानिया। सो प्लीज़ वेलकम मिस नेहा। उनके यहाँ अनाउंस करते ही ऑडियंस ने जोरदार ताली बजाई और एक लड़की कथक डांस की ड्रेस पहने स्टेज पर आए और उसने डांस शुरू किया। ऐसे ही तुलसी गोस्वामी की भी बारी अब खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी माहेश्वरी की, इसलिए होस्ट स्टेज पर आए और वह सभी की ओर देख बोली, डी ऑडियंस, हमारे फाइनल कंटेस्टेंट है मिस माहेश्वरी राठौर, सो प्लीज वेलकम मिस माहेश्वरी। उनके ये बोलते ही ऑडियंस तालियां बजने लगी। वही वीआईपी रो में बैठा हुआ आर्यन अपने बगल में बैठी मिशा से बोला, क्या बकवास दिखाने लेकर आए हैं, हमें इतना बोरिंग है ये। उसने ये कहा ही था कि उसके बगल में बैठी उसकी माँ मिसेज कामिनी उसका हाथ जोर से दबाते हुए बोली, अपने जुबान पर लगाम दो आर्यन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में कि तुम अपनी दादी के प्रोफेशन के बारे में ये सोचते हो, और तुम्हारे दादाजी ने यह बात सुन ली ना तो फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इसलिए चुप रहो और चुपचाप इसे बर्दाश्त करो। अपनी माँ की बात सुन आर्यन का मुंह बन गया। वही उसके बगल में बैठी मिशा ने भी अपनी आंखें घुमा ली और मन ही मन बोली, इन दोनों माँ बेटे का कभी कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया है, पर यह है कि इन्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। ये सोच उसकी आंखों पर आंसू आ गए और वह अपने आंसू पोंछने लगी। तभी स्टेज की लाइट डिम हुई और स्पॉटलाइट स्टेज के बीचों बीच खड़ी एक लड़की पर गई, जिसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और वह एक पोज बनाकर खड़ी थी। उसकी पीठ ऑडियंस की तरफ थी, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तभी गाना शुरू हुआ और वह पीछे की ओर पलटी। सभी उसे देखते ही रह गए, क्योंकि माहेश्वरी थी इतनी सुंदर, काजल से सनी हुई हरी आंखें, चेरी जैसे हॉट, गुलाबी गाल, बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसने अपना डांस शुरू किया तो सभी उसकी डांस में जैसे खोसे गए। अचानक से उसे पूरे हॉल में शांति से छा गई। नैनो वाले ने ओ नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने आहा, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलू रे हो, पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लौ सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कापू रे, तेरे तीर से झिपती, चंदन के नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने आहा, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। गाना खत्म हो गया था और साथ में माहेश्वरी का डांस भी, पर फिर भी अभी तक किसी ने भी ताली नहीं बजाई थी। यह महसूस कर माहेश्वरी अब मन ही मन परेशान होने लगी थी। वह मन ही मन खुद से बोली, अरे क्या इतना बुरा डांस किया मैंने जो कोई एक भी मेरे लिए तालियां नहीं बज रहा है। पर उसने जब सामने देखा तो सभी लोग मुंह खोले हैरानी से उसे ही देख रहे थे। हैरानी के साथ साथ उनकी आंखों में उसके लिए एक एडमिशन भी थी, जिसे देख उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। तभी अचानक से पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज गई और सभी जजेस भी खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि उसने डांस ही इतना अच्छा किया था कि कोई भी उससे मंत्र मुक्त होने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सब देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर थैंक यू बोल वहां से चली गई। पर ऑडियंस में कोई और भी था जो उसे देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन राजवंश था। आर्यन उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख रहा था। वह उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। वह उसे देख खुद से मन ही मन बोला, क्या सुंदरता है, और ऐसी सुंदरता तो सिर्फ और सिर्फ आर्यन के पास होनी चाहिए, इसे तो अब मैं पाकर रहूंगा। ये सोचते हुए उसकी आंखों में सिर्फ हवास भरी हुई थी, जिसे देख किसी को भी उससे घिन आ जाए। माहेश्वरी के स्टेज से जाते हैं दोनों होस्ट स्टेज पर आए और मुस्कुराते हुए बोले, वंडरफुल, एक्सीलेंट, मेरे पास तो और शब्द है भी नहीं मिस माहेश्वरी के डांस की तारीफ करने के लिए। आज का कंपटीशन सच में मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट कंपटीशन रहा है और फ्यूचर में भी शायद रहेगा। तीनों ही कंपीटिटर्स ने बहुत ही कमाल का डांस किया है, पर उनमें से कोई एक ही आज विनर बन सकता है। हमारे जजेस अपने मार्क्स पहले ही दे चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनके रिजल्ट्स क्या है। पर उससे पहले मैं हमारे तीनों कंपीटिटर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। रवि शर्मा बोला। उसकी बात को आगे बढ़ते हैं वह रवीना सिंह बोली, तो हमारी फर्स्ट कंपीटिटर है मिस नेहा सिंघानिया, हमारी दूसरी कंपीटिटर है मिस तुलसी गोस्वामी और हमारी तीसरी कंपीटिटर है कि अमेजिंग मिस माहेश्वरी राठौर।
उनके ये बोलते ही तीनों स्टेज पर एक साथ खड़ी हो गई। होस्ट जजेस की ओर बढ़े और उनके हाथ से एनवेल्प लेकर फिर से स्टेज पर आए। उस एनवेल्प में ही विनर का नाम था। उसने वह एनवेल्प खोला और मुस्कुराते हुए ऑडियंस की ओर देख बोले, तो और लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ज्यादा इंतजार न कराते हुए चलिए जानते हैं रिजल्ट। तो थर्ड प्लेस पर है मिस तुलसी गोस्वामी। उसके यह अनाउंस करते ही सभी ने जोरदार तालियां बजाई और आज की विनर है द अमेजिंग मिस माहेश्वरी राठौर। और यह अनाउंस करते ही पूरे हॉल पर तालियां की गड़गड़ाहट 5 मिनट तक गूंजती रही। वही ये अनाउंस होते ही माहेश्वरी खुश हो गई। उसे तो पहले से ही पता था वह जीतने वाली है, पर फिर भी अब जब अनाउंस हुआ तब उसे सच में बहुत खुशी हुई। वह मुस्कुराते हुए आगे आए। वही इस अनाउंसमेंट से गायत्री सिंह भी बहुत खुश हुई। उन्हें आज नाज हो रहा था कि माहेश्वरी उनकी स्टूडेंट है। ऑडियंस में बैठी चित्रा और राखी भी खुशी से माहेश्वरी के लिए तालियां बजा रही थी। वह दोनों अनाउंसमेंट को नैना और आलिया को वीडियो कॉल के जरिए दिखा रही थी। होटल में बैठी वह दोनों भी माहेश्वरी के जीतने पर बड़ी खुश हो रही थी। आर्यन की गंदी नज़र अभी भी माहेश्वरी पर थी। वह उसे अपनी गंदी नज़रों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। सभी जजेस स्टेज पर आए और तीनों को ही एक एक करके सोल उड़ाया और प्राइज दिया। लास्ट में मोहिनी राजवंश आ गया और विनर की ट्रॉफी माहेश्वरी को दिया। जब उन्होंने बहुत ट्रॉफी माहेश्वरी को दी तो वह माहेश्वरी को देख बोली, तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तुम्हारी जैसी नृत्यांगना हमने बहुत समय बाद देखी है। मोहिनी राजवंश की बात सुन माहेश्वरी खुश हो गई और वह हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। यह मेरे लिए सच में बहुत ही गर्व की बात है कि खुद मिसेज मोहिनी राजवंश मेरी तारीफ कर रही है। थैंक यू। ये बोल वह वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह कंपटीशन खत्म हो गया और गायत्री सिंह, माहेश्वरी, चित्रा और राखी टैक्सी पर बैक चले गए। वही कॉन्टेस्ट वेन्यू पर आर्यन माहेश्वरी को ही ढूंढ रहा था, पर वह उसे ढूंढ नहीं पाया, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। टैक्सी में बैठे सभी अपने होटल की ओर बढ़ रहे थे। सभी के चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। चित्रा बोली, माहेश्वरी तुम जीत चुकी हो तो अब पार्टी लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है, पार्टी तो माहेश्वरी को हमें देनी ही होगी। राखी उसकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। उन दोनों की बात सुन माहेश्वरी हंस पड़ी और बोली, अच्छा बाबा ठीक है, दूंगी तुम सबको पार्टी, लेकिन यहाँ नहीं शिमला जाकर। अब खुश। ये बोल वह मुस्कुराए। उसकी बात सुन उन दोनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तभी माहेश्वरी का फोन बज उठा। उसने कॉल पिक किया और जैसे ही दूसरी तरफ की बातें उसने सुनी तो उसके चेहरे पर जो अभी कंपटीशन जीतने की खुशी थी वह एक पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। वह घबराते हुए टैक्सी ड्राइवर से बोली, भैया जल्द से जल्द होटल सनशाइन चलिए और प्लीज जल्दी जल्दी चलाए। उसकी इतनी घबराहट भरी आवाज को सुन बाकी सब भी परेशान हो गए। गायत्री सिंह पीछे मुड़कर माहेश्वरी से बोली, क्या बात है माहेश्वरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? हाँ बताओ बात क्या है? चित्रा और राखी ने भी उससे यही बात पूछी, पर माहेश्वरी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे उसे सदमा लगा हो। 0/0, 0/0, 0/0। तारांकन किन लोगों ने किया था आरएफ पर हमला? तारांकन आखिर क्या पता है आरएफ को अन हमलावरों के बारे में? तारांकन क्या माहेश्वरी बच पाएगी आर्यन के घटिया इरादों से? तारांकन कॉल पर माहेश्वरी ने ऐसा क्या सुना जिस वजह से वह सदमे में चली गई? चटेन माहेश्वरी ने किया वायु को अडॉप्ट। अब तक उसकी इतनी घबराहट भरी आवाज को सुन बाकी सब भी परेशान हो गए। गायत्री सिंह पीछे मुड़कर माहेश्वरी से बोली, क्या बात है माहेश्वरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? हाँ बताओ बात क्या है? चित्रा और राखी ने भी उससे यही बात पूछी, पर माहेश्वरी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे देख ऐसे लग रहा था जैसे उसे सदमा लगा हो। अब आगे। थोड़ी देर बाद बहुत टैक्सी होटल सनशाइन के आगे रुकी। टैक्सी के रुकते ही माहेश्वरी उसमें से उतरी और अंदर की ओर भागी। वह अभी भी सदमे में थी। उसके पीछे गायत्री सिंह, चित्रा और राखी भी भागे। माहेश्वरी ने स्वीट के बाहर पहुंचते ही दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। वह बार बार डोर बेल बजाए जा रही थी। तभी अंदर से नैना ने दरवाजा खोला। नैना को देखते ही माहेश्वरी उसे पकड़कर बेचैनी से पूछ पड़ी, वायु कहाँ है? ये बोल वह उसे छोड़ पूरे स्वीट में वायु को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगी। वायु, वायु, वायु बेबी कहाँ हो? वह इस वक्त किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। उसे इस तरह की हरकत करते देख आलिया आगे आए और माहेश्वरी को पकड़कर बोली, वो लोग ले गए हैं वायु को। उसकी बात सुनते ही माहेश्वरी धम से जमीन पर बैठ गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोता देख नैना, चित्रा और राखी भी आए और उसे संभलने लगे, पर वह रोए ही जा रही थी। तभी चित्रा ने नैना और आलिया को देख पूछा, पर यहाँ हुआ क्या था और कौन ले गए हमारे वायु को? उसकी बात का जवाब देते हुए नैना रोते हुए बोली, पुलिस वाले आए थे। वह कह रहे थे कि वायु की फैमिली का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उनके साथ अनाथ आश्रम वाले भी आए थे और वही लोग वायु को लेकर चले गए। क्या?
वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम उन्हें माहेश्वरी से पूछना तो चाहिए था, आखिर वायु इतने टाइम से उसी के पास था। राखी उसकी बात पर गुस्सा होते हुए बोली। वही माहेश्वरी ने जैसे ही यह बात सुनी कि वायु को अनाथ आश्रम ले गए हैं, वह होश में आई। उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। ये बोल वह पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से गायत्री सिंह ने उसे रोक दिया। माहेश्वरी रुक जाओ। क्या हुआ गुरु माँ, आप मुझे क्यों रोक रही है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरा वायु चाहिए। माहेश्वरी रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें रोकने के इरादे से नहीं रोका है, मैं तो ये कह रही हूँ कि हम भी तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। गायत्री सिंह मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात पर बाकी चारों लड़कियां भी मुस्कुरा पड़ी। वही माहेश्वरी अपनी गुरु माँ की बात सुन इमोशनल हो गई और वह जाकर उनके गले लग गई। उसके पीछे ही बाकी चारों लड़कियों ने भी साथ में दोनों को हक कर लिया। सबको इमोशनल होता देख गायत्री सिंह बोली, चलो चलो बहुत हो गया रोना धोना, अब हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, इससे पहले कि वह वायु को अनाथ आश्रम वालों को सौंप दे। उनकी बात सभी को सही लगी और सभी ने हाँ में सिर हिला दिया और वह लोग पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के अंदर माहेश्वरी, गायत्री सिंह, नैना, चित्रा, आलिया और राखी पुलिस इंस्पेक्टर के सामने उनके केबिन में खड़ी थी। वहीं उनके साथ ही उस केबिन में एक कांस्टेबल और अनाथ आश्रम के लोग भी थे। अनाथ आश्रम की मालकिन एक औरत थी जिसका नाम कमला देवी था और इस समय वायु कमला देवी के हाथ में था। वह सो रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कमला देवी दिखने से ही बहुत ही लालची किस्म की औरत लग रही थी। माहेश्वरी मजबूती से उस इंस्पेक्टर के सामने जाकर खड़ी हुई और बोली, आप इस बच्चे को किसी को भी ऐसे ही नहीं सौंप सकते। देखिए मैडम, आप हमें मत समझाइए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हम आपको इज्जत से समझा रहे हैं, आप समझ जाए। इस बच्चे की फैमिली का हमें कुछ भी पता नहीं चला, हमने बहुत पता करने की कोशिश की पर इसकी लोकेशन तक हम ट्रैक नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा कचरे के ढेर में ही पैदा हुआ हो, यहाँ तक कि इस बच्चे की उस कचरे के ढेर में कौन और क्यों छोड़ गया है इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब कानूनन इस बच्चे को हमें अनाथ आश्रम को ही हैंडओवर करना पड़ेगा। इतने दिनों तक आपने इस बच्चे की देखभाल की, उसके लिए थैंक यू, बट अब आपको जाना चाहिए। वह इंस्पेक्टर अपनी इरिटेटेड आवाज में बोला। उसे अब माहेश्वरी से इरिटेशन होने लगी थी क्योंकि बहुत देर से वह माहेश्वरी को यही समझाए जा रहा था और साथ ही माहेश्वरी ने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी, जिस कारण उसे उससे नफरत सी हो गई थी, इसलिए भी वह इरिटेटेड था। इंस्पेक्टर की बात सुन माहेश्वरी के बगल में खड़ी चित्रा उसके पास आते हुए उसके कान में बोली, माहेश्वरी अब हम क्या करेंगे? क्योंकि कानून के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते, यह इलीगल होगा। हाँ माहेश्वरी, चित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तुम क्या करोगी? आलिया बोली। उन दोनों की बात सुन माहेश्वरी अपनी सोच विचार में खो गई। थोड़ी देर तक उस पूरे केबिन में सन्नाटा छाया रहा। तभी माहेश्वरी के दिमाग में एक आइडिया आया और वह आइडिया सोचते ही उसकी हरी आंखें तारों की तरह चमकने लगी और उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ गई। उसकी इस मुस्कान को देख चारों लड़कियां और गायत्री सिंह समझ गई कि उसे सॉल्यूशन मिल चुका है। माहेश्वरी इंस्पेक्टर की ओर देख मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंट आवाज में बोली, ठीक है, आप इस बच्चे को अनाथ आश्रम को हैंडओवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं माहेश्वरी राठौर इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, ये तो कर सकती हूँ ना मैं। उसकी बात सुन सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि गायत्री सिंह और उसके साथ आए बाकी चारों लड़कियां भी हैरान थी। तभी केबिन में एक हंसने की आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इतनी देर से चुप बैठी अनाथ आश्रम की मालकिन कमला देवी की थी। वह अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान लिए माहेश्वरी को देख बोली, ए लड़की, अभी तुम्हारी उम्र शादी करने की भी नहीं हुई है और तुम बच्चा पालने की बात कर रही हो। खुद को देखा है तुमने? कुछ कमाती भी हो पहले जो कि तुम बच्चा पालने की बात कर रही हो? लड़की, पहले तुम खुद तो बड़ी हो जाओ तब बच्चा पाल लेना। आंटी जी, मैं बड़ी भी हो चुकी हूँ और मैं बच्चा भी पाल सकती हूँ, जिम्मेदारी क्या होती है यह अच्छे से पता है मुझे। और रही बात कमाई की, तो मैं हर महीने 5 लाख रुपए कमाती हूँ और इसका प्रूफ भी मैं आपको दे सकती हूँ, माहेश्वरी कॉन्फिडेंस के साथ बोली। उसकी बात मजाक लग रही थी, इसलिए इंस्पेक्टर और कमला देवी उस पर हंस रहे थे। कमला देवी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोली, अच्छा, अगर तुम 5 लाख कमा लेती हो तो दिखाओ फिर प्रूफ, आखिर हमें भी तो पता चले कि कहाँ से कमाती हो तुम इतना पैसा। माहेश्वरी अच्छे से समझ रही थी कि सभी उसकी बात को मजाक में ले रहे थे, पर जो बात उसने कही थी वह सच थी। दरअसल महेश्वरी एआई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में बहुत ही ब्रिलियंट थी। वह एक हैकर भी थी, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं। वह अपने इसी टैलेंट का यूज़ कर अलग अलग कंपनियों के लिए फ्रीलांसिंग का काम करती थी, वह भी बहुत सारे कैटेगरी में, जिससे वह 5 लाख से भी ज़्यादा का कमा लेती थी।
सबको खुद का मजाक उड़ाता देख उसने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और उनके सामने सारी डिटेल्स रख दी। पहले तो वह इंस्पेक्टर और कमला देवी माहेश्वरी की बात को मजाक में ले रही थी, पर जब उन्होंने सच में देखा कि वह कमाती है तो दोनों ही अपना मुंह खोले माहेश्वरी को देख रहे थे। माहेश्वरी ने उनकी ऐसी शक्लों को इग्नोर किया और कॉन्फिडेंस के साथ फिर से कमला देवी से बोली, तो आंटी जी अब मैं बच्चों को पाल सकती हूँ ना, क्वालिफाई कर चुकी हूँ मैं एक बच्चे को पालने के लिए, इसीलिए आप मुझे इसे अडॉप्ट करने दीजिए। उसकी बात सुन कमला देवी एक चिढ़ भरी आवाज में बोली, पर तुम इस बच्चे को क्यों अडॉप्ट करना चाहती हो? ये बच्चा लावारिस है, पता नहीं किसका गंदा खून होगा, पर फिर भी तुम इसे पालना चाहती हो। कमला देवी ने इतना ही बोला था कि तभी उस केबिन में एक चटाक की आवाज गूंगी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि माहेश्वरी ने कमला देवी को मारा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह अपनी लाल आंखों से कमला देवी को देखते हुए बोली, आप मुझसे बड़ी है इसलिए इज्जत दे रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। बड़ी है तो बड़प्पन भी दिखाए। आपके मुंह से एक छोटे बच्चे के लिए इतनी घटिया बातें शोभा नहीं देती। उसकी बात सुन कमला देवी को भी गुस्सा आ गया। आज तक किसी ने भी उसकी इतनी बेइज्जती नहीं की थी, इसीलिए कुछ बोल पाती कि तभी इंस्पेक्टर आगे आया और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, मिस माहेश्वरी जाने भी दीजिए इस बात को, आप इस बच्चे का अडॉप्ट करना चाहती है तो कीजिए, हम यहीं पर पेपरवर्क पूरा करवा लेते हैं। इंस्पेक्टर को बीच में बोलता देख कमला देवी का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से से ही इंस्पेक्टर को देखने लगी तो इंस्पेक्टर ने उन्हें साइड में चलने का इशारा किया। उसका यह इशारा देख उसने अपनी गोद में पकड़े वायु को अपनी असिस्टेंट को पकड़ा दिया और इंस्पेक्टर के साथ साइड में बात करने चली गई। कमला देवी गुस्से से इंस्पेक्टर से बोली, तुम बीच में क्यों आए? तुमने देखा नहीं वह 2 कोड़ी की लड़की किस तरह से मुझसे बात कर रही थी? आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हें तो मेरे लिए उस लड़की से लड़ना चाहिए था और तुम बीच में बोलकर मुझे ही चुप करा रहे हो। जी हाँ, आपने सही समझा, कमला देवी उस एरिया के विधायक की पत्नी और उस इंस्पेक्टर की सास थी। अपनी सास की बात सुन उस इंस्पेक्टर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए अपनी सास से मुस्कुराते हुए बोला, सासू माँ इस लड़की की कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, इसीलिए तो मैंने आपको रोक दिया। इंडिया का बेस्ट लॉयर आशीष बत्रा की भतीजी है ये, वरना आप जानती है मुझे कि मैं आपको कभी नहीं रोक सकता। अपनी दामाद की बात सुन कमला देवी हैरान रह गई, क्योंकि वह इंस्पेक्टर भले ही नहीं जानता था पर कमला देवी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि आशीष बत्रा की भतीजी होने का मतलब क्या है। उसके पति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, इसलिए वह भी पॉलिटिक्स के बारे में सब खबर रखती थी। इसलिए वह जानती थी कि आशीष बत्रा हिमाचल के सीएम अरविंद राठौड़ का जीजा है और अरविंद राठौड़ का बड़ा भाई अभिनंदन राठौड़ इंडिया का एक जाना माना बिजनेसमैन है। इसका मतलब उसके सामने खड़ी हुआ लड़की राठौड़ फैमिली से है। ये बात दिमाग में आते ही उसने माहेश्वरी के नाम पर गौर किया, जिससे उसका बचा कुचा शक भी पूरी तरह से दूर हो गया। पर अब वह मन घबरा रही थी, क्योंकि उसने राठौर फैमिली से पंगा ले लिया था। बात को आगे न बढ़ाने के इरादे से उसने जल्दी से माहेश्वरी से सुलह करने की सोची, इसलिए वह अपने दामाद यानी उस इंस्पेक्टर को वही छोड़ एक नकली हंसी हंसते हुए माहेश्वरी के पास आए और नकली मुस्कान के साथ बोली, मिस माहेश्वरी, अगर आप हमें पहले ही बता देती कि आप राठौर फैमिली से है तो हम लोग पहले ही इस बच्चे को आपको दे चुके होते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी पूरा पेपरवर्क पूरा करवाती हूँ और उसके बाद आप इस बच्चे को ले जा सकती है। ये बोल उसने वायु को अपने असिस्टेंट से लिया और उसे माहेश्वरी की ओर बढ़ा दिया। माहेश्वरी ने उसके किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुना, उसे तो बस वायु से ही मतलब था। जैसे ही कमला देवी ने ये कहा कि वह वायु को ले जा सकती है तो वह खुश हो गई, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़कर वायु को उससे ले लिया। वही उसके पीछे खड़ी चारों लड़कियों नैना, चित्रा, आलिया और राखी हैरान रह गई। राठौर फैमिली के बारे उन्होंने ना सुना हो, ये हो नहीं सकता था। आखिर हिमाचल में रहते हुए भी अगर उन्हें हिमाचल के सीएम का नाम भी ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। और राठौर फैमिली बिजनेस में भी बहुत आगे थी, इसलिए भी वह लोग राठौर फैमिली का नाम जानते थे। पर उन्हें ये बात जानकर कि माहेश्वरी राठौर फैमिली की बेटी है, बहुत बड़ा झटका लगा था। वह अपना मुंह खोले हैरानी से माहेश्वरी को देख रहे थे, जिसका ध्यान उन पर था ही नहीं। वह तो वायु को गोद में लिए एकटक मुस्कुराते हुए उसे नहारे जा रही थी। नैना अपने मन ही मन खुद से बोली, माहेश्वरी इतनी बड़ी फैमिली की बेटी होने के बाद भी उसने कभी हमें क्यों नहीं बताया, जबकि हम तो उसे कितना परेशान करते थे। ये सोचकर कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती होगी, पर सच्चाई तो यहाँ कुछ और ही है। वही चित्रा भी अपने मन में सोच रही थी, ये इतनी बड़ी फैमिली से होने के बाद भी कितना लो प्रोफाइल मेंटेन करती है, हमने इसे कितना परेशान किया, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सोचकर उसने नैना की ओर देखा, जो कि उसे ही देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा तो वह दोनों एक ही बात सोच रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वह माहेश्वरी से अपने किए की माफ़ी मांगेंगे।
साथ ही चारों की नज़रों में माहेश्वरी के लिए एडमिशन भी था। वह इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी पर कभी भी उसने इस बात का घमंड नहीं किया। थोड़ी देर में अडॉप्शन का सारा पेपरवर्क कंप्लीट हो गया और अब वायु लीगली माहेश्वरी का बेटा हो चुका था। लीगल डॉक्यूमेंट को एक नज़र देख माहेश्वरी ने वायु को देखा, जो अभी तक जाग गया था और उसे अपनी नीली आंखों से देख भी रहा था। ये देख वह खुशी से बोली, वायु आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। जैसे ही उसने यह बात बोली, वायु की खिलखिलाहट पूरे केबिन में गूंज गई, जैसे उसे इस बात की खुशी हो कि माहेश्वरी उसकी माँ है। उसके साथ माहेश्वरी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके पीछे खड़े बाकी चारों लड़कियों और गायत्री सिंह भी मुस्कुरा पड़ी और वो पुलिस स्टेशन से होटल सनशाइन चली गई। 0/0 0/0 0/0 हेल्थ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजवंश इंडस्ट्रीज के अंडर ही आता था। माहेश्वरी ने आर्यव को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, पर हेल्थ केयर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज उस अस्पताल से कई गुना ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए अरुण और निखिल ने उसे हेल्थ केयर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। उस अस्पताल के एक वीआईपी रूम में आर्यव मशीनों से घिरा हुआ था। तभी अचानक से वहाँ की मशीनें जोर जोर से शोर करने लगी और आर्यव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अभी भी बहुत कठोर थी, पर उन आंखों में कुछ तो अलग दिख रहा था, कुछ अलग जो आज से पहले कभी नहीं था। तारांकन क्या होगा जब राठौर फैमिली को पता चलेगा कि माहेश्वरी ने वायु को अडॉप्ट कर लिया है? तारांकन क्या वायु के माहेश्वरी की जिंदगी में आने से माहेश्वरी की जिंदगी बदलेगी? तारांकन क्या बदलाव हुआ था आर्यव में? आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं डेली चैप्टर अपलोड नहीं करती हूँ, पर मेरे भी कुछ रीजंस हैं। हमेशा ही मेरे कुछ न कुछ एग्जाम्स हो जाते हैं, जिस वजह से मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती। और आजकल तो मेरे नीट के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए पढ़ाई करनी थी, पर मेरे एग्जाम्स बहुत बेकार गए, जिस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब था, इसलिए नहीं लिखा। पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे से डेली चैप्टर देती रहूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे फिर से एग्जाम है, तो हो सकता है उन दिनों में फिर से लिखना बंद कर दूँ, इसलिए मैं पहले से ही आप सभी से सॉरी बोल रही हूँ। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।